हे माय लवलीज़ पार्टनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरीलाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को और मेरे जो भी जितने भी चीज़ें आती हैं उन सभी को लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिल से। एक शिकायत है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। स्टोरी इतने सारे जने सुनते हैं, कमेंट्स कहने पे करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। कोई दिक्कत है तो बताया करो भाई। आई एम ऑलवेज रेडी सुधारने के लिए, ठीक है ना? एंड देन ये स्टोरी एक दुर्गा सर रॉय करके है। आई होप कि मैंने नाम सही लिया हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, दुर्गा सर रॉय, ठीक है, या दुर्गेश रॉय, पता नहीं, जो भी है। अगर मैंने नाम गलत लिया उसके लिए सॉरी, बट यही है, मैंने टाइटल लिख दिया है थंबनेल के ऊपर। तो ये स्टोरी उन्हीं की है, आइडिया उन्हीं का है, उन्होंने मुझे दिया है और इसे मैं अपने तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। तो थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएगा और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं हम दोनों को, ठीक है ना? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लैन, हमारे जो फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर है लैन वांगजी, हम उसको इंट्रो करने वाले हैं। द लैन फैमिली। लैन फैमिली में लैन वांगजी, लैन सिचेन, लैन फैंसिंग और लैन लीसी 4 बच्चे हैं। अंकल किरान, उनकी वाइफ लू और सेंगोजुन और उनके वाइफ ई। इतने सारे मेंबर्स, मतलब फुल फैमिली और ड्रामेटिक होने वाली, ओके ना? तो पूरी की पूरी लैन फैमिली आती है कंट्री साइड एरिया चॉन्चिंग, और चॉन्चिंग से सटे ही लोटस पे, मतलब दोनों एक ही जगह, ठीक है? तो वो लोग कंट्री साइड एरिया आते हैं जहाँ पे उन्हें अपने बेटे के लिए रिश्ता चाहिए था। तो वो लोग आते हैं कंट्री साइड एरिया, पहाड़ी इलाका था, काफी खूबसूरत जगह था। वहाँ का दृश्य बहुत ही ज्यादा मनोरम था। वहाँ की हवाओं में शीतलता थी और सभी चीजें लोग जैसे सामान्य जीवन जीते हैं गांव के लोग वैसे जिया करते थे। ये बड़ी बड़ी कारें आकर के रुक जाती है। लैंड फैमिली जो कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है, उन्हें अपने बच्चों के लिए सभ्य संस्कारी टाइप उनका वेडिंग पार्टनर्स चाहिए था, जिसकी वजह से वो लोग आते हैं गाँव। वहाँ आने के बाद लैन सिचन का रिश्ता जो कि जियांगछेंग के लिए आया हुआ था। जियांगछेंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था, क्योंकि गांव में लोग शहर के मुकाबले थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एडुकेटेड नहीं होते, काफ़ी अच्छे और ब्रिलियंट होते हैं। तो उसके लिए उसका रिश्ता आया हुआ था। ये एक मेल प्रेगनेंसी स्टोरी होने वाली है, ओके ना? वो सारे कारे जो है ना, वो जियांग फेमियांग के घर के सामने में आकर रुक जाते हैं। ऑलरेडी सुबह से ही जियांग फेमियांग के घर के अंदर बहुत चहल पहल थी। यानली जिसकी शादी शहर में हो रखी थी जिन जुस्वान के साथ है। जिन जुस्वान के पिताजी भी एक बिजनेसमैन है और यानली की खूबसूरती की वजह से जिन जुस्वान ने उसे पसंद किया था और उसकी शादी हो गई थी। यहाँ तक कि जब सीजन के रिश्ते की बात चल रही थी, तो जो कि बिजनेस मर्जर के तौर पे जिन फैमिली और लैन फैमिली साथ में काम कर रहे थे, तो जिन जुस्वान ने ही जियांग चेंग के लिए सजेशन दिया हुआ था, जिसकी वजह से लैन फैमिली गांव में रिश्ता ढूंढने आई हुई थी, वो भी जियांग फेमियांग के घर। ओके, बैक टू द पॉइंट। घर में बहुत सारी मिठाइयाँ हैंडमेड बनाई जा रही थी, नाश्ता प्रबंध किया जा रहा था, प्लेटें, क्रॉकरी जो भी कुछ थी वो सब नए लगाए जा रहे थे, पर्दे, कॉटन सब कुछ बदल दिए गए थे, क्योंकि जियांगजेन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। जियांगजेन बहुत ज्यादा शर्मा रहा था अपने कमरे में बैठ करके और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ भी था। उसके साथ में था उसका दोस्त, होस्ट, हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर वी भूशियान, विंग, जो कि अपनी दादी के साथ रहता है। उसके माता पिता की डेथ हो चुकी है गांव में, जो कि हॉस्पिटैलिटी की सुविधा अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से तो वो सिर्फ अपनी दादी के साथ में रहता है। उनके घर में कोई भी नहीं है। जान फेमियांग और जांग यू उनके पड़ोसी है, जस्ट लाइक अंकल आंट्स होते हैं वैसे। तो जियांग जिंग को कंपनी देने के लिए विंग उसके साथ था। घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया कर रहा था, सभी चीजें। जैसे ही कार रुकती है, जियांग जिंग की दिल की धड़कन ना काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। हर किसी को होता है, जब भी आपको लड़के वाले देखने आएंगे आपकी हार्ट बीट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आगे आकर के जियांग यो और जियांग फेमियांग कार के गेट ओपन होते ही उनका एक वार्म वेलकम करते हैं। फूलों और इत्र के साथ में उन्हें गुलदस्ता आदि प्रेजेंट करवाते हैं और इत्र से उनका वेलकम करते हैं। सारे लोगों को ला करके बरामदे में बिठाया जाता है। अंदर जा करके जिन जुस्वान जियांग चेंग को रेडी होने के लिए बोल देता है, जहाँ पे विंग जिन जियांग चेंग को रेडी करने में लगा हुआ था। वो उसे कहता है, आचे तुम आज बहुत खूबसूरत लगना, ताकि वो जो तुम्हें देखे तो वो देखता रह जाए। मुझे पता है कि मेरा आचंग बहुत खूबसूरत है और उसे एक नजर में सभी लोग पसंद कर लेंगे। जियांग चेंग शर्माता हुआ अपना मुंह नीचे कर लेता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट
हाथ पैर हर चीज ठंडे हो रखे थे। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर करे। शर्माने के बावजूद भी वो रेडी होने लगता है, जहाँ पे विंग उसकी मदद कर रहा था। याली और जिन जिशवान दोनों बाहर में सबको टेक ऑफ कर रहे होते हैं, मतलब चाय नाश्ता जो कुछ भी था वो सब ला के रख रहे होते हैं। जियांग फेमियांग और जियांग यू भी आके बैठ गए थे उन लोगों के साथ में बात करने के लिए, जहाँ पे वो लोग डाउरी से रिलेटेड बात करते हैं। तो चेंगोजुन और लैनी कहती है, अगर हमें बच्चे पसंद आते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो लेन देन का क्या है, जो आपको सक्षम हो आप वो दे सकते हैं, और जो हमारे तरफ से हमें सक्षम हो हम वो आपको दे देंगे। इतना बोल करके वो लोग नाश्ता करने लगते हैं। थोड़ी देर में विंग चांग चेंग को लेकर बाहर आता है। वांग जी जब पहली बार विंग को देखता है, लैन वांग जी जिसकी एज 25 साल है और लैन सिचन जिसकी एज 27 साल है। वांग जी ने विंग को देखा, विंग की एज 19 साल है। पहली नजर का जो पहला प्यार होता है, वांग जी के दिल में गिटार बजने लगे थे, उसकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ गई थी, वो अपने सीट से थोड़ा सा टर्न हो गया था और विंग के ऊपर जाके उसकी नजर ठहर गई थी। वही हमारे सेकंड मेन लीड कैरेक्टर लैन सिचन, जब उसने जियांग चेंग को देखा, एक नजर में जियांग चेंग और सिचन की नजरें मिली। जियांग चेंग ने अपनी नजरों को नीचे किया, शर्माते हुए मुस्कुराया, अपने हाथों से अपने हाथों को रब कर रहा था। और सिचन जिसकी दिल की धड़कन काफी बढ़ी हुई थी, वो अपने हाथ पे हाथ रखते हुए उसे देखते हुए निकलता है उसके मुंह से, वाओ। उसके बाद जियांग यू उन दोनों बच्चों को कहती है आकर ग्रीट करने के लिए। जियांग चेंग और विंग दोनों ग्रीट करते हैं। जियांग यू कहती है ये मेरा बेटा है जियांग चेंग, और ये भाई साहब जो इनके माता पिता तो नहीं है अब, पर ये पड़ोस में रहता है, इसका दोस्त है, इसका नाम है वी वोशियान। इतना बोलकर वो दोनों बच्चे ग्रीट करते हैं सभी को। लेकिन हमारे लैन सिजन और लैन वांग जी जस्ट लाइक बेटा, मन में डबल लड्डू फूटा, ये दोनों को हो रहा था, और वो दोनों उन दोनों को देख रहे होते हैं। जियांग चेंग बैठता है, फॉर्मेलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत उससे पूछा जाता है, और ये भी कि क्या घर संभाल लोगे, तो जियांग चेंग सारी चीजों को हाँ में आंसर कर देता है। उसके बाद चेंगोजुन लैन सिचन से कहते हैं अगर तुम्हें इससे कुछ बात करनी है तो तुम इससे बात कर सकते हो। यू जियांग चेंग को और सिचन को दोनों को कहती है कि छत पर जाकर बात कर ले। इसके लिए विंग को कहती है कि जाओ रास्ता दिखा दो। तो पहले तो सिचन को वो आगे आने के लिए कहते हैं, उसके बाद वो विंग को जियांग चेंग को ले जाने के लिए कहते हैं। सिचन जियांग चेंग दोनों छत पे आ चुके थे। विंग उन दोनों को बाय करता हुआ नीचे आ जाता है, जस्ट लाइक ओ बेबी अब आप दोनों बात कर लो प्लीज, ओके कैरी ऑन, हम जा रहे हैं। इतना बोलकर विंग वहां से भाग आता है। वो जब नीचे आता है तो वांग जी उसे उछलते हुए देखता है, एक मासूम सा चेहरा जिसके अंदर बहुत ज्यादा मासूमियत थी, बहुत ही भोला भाला क्यूट सा पतला दुबला फ्रिजाइल सा हमारा बहुत थिन सा विंग, जो कि बहुत ही इनोसेंट और खूबसूरत दिख रहा था। इधर सब लोग खाने की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन वांग जी बार बार विंग को देख रहा था। विंग को इस चीज का एहसास नहीं था कि किसी की अच्छी वाली नजरें उसके ऊपर टिक गई हैं। उसके बाद ये सारी चीजें हो जाती हैं। शाम का वक्त था तो सब लोग जा रहे होते हैं। तभी विंग सोचता है कि जियांग चेंग शादी करके तो चला जाएगा, गांव में ऐसे भी कुछ करने के लिए है नहीं। ये सोचते हुए वो जियांग फेमियांग के पास आकर कहते हैं अंकल क्या मैं शहर जाकर काम कर सकता हूँ, क्या आप इन लोगों से बात करेंगे कि मुझे शहर में कोई काम दे दे। तो ये बात जब वांग जी सुन रहा होता है सब कुछ, तो जियांग फेमियांग कहते ठीक है मैं बात करके देखता हूँ। उसके बाद वो आते हैं अंकल किरैन के पास, और आते ही कहते हैं किरैन और चेंगोजुन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये बच्चा इसके माता पिता नहीं है और ये अनाथ है, और ये माता जी के साथ में रहता है। मैं चाहता हूँ कि इसे शहर में कोई छोटा मोटा काम दे सकते हो क्या। चेंगोजुन उसे देखते हुए कहते हैं तुम कितने पढ़े लिखे हो। तो वो बोल देता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर हाँ मैं कर लूंगा। तो चेंगोजुन समझ गए थे कि विंग ज्यादा होशियार भी नहीं है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। दैट्स वाई किरण कुछ बोलते उससे पहले ही वो बोल देते हमारे घर में सर्वेंट का जॉब करोगे। इतना सुनना हुआ ही तो वांग जी उसे कहता डैड मैं इसे अपना पर्सनल सर्वेंट बनाना चाहता हूँ। उसके बगल में खड़ा क्रेस, वो तो मुंह हाँ करके देख रहा था, सर आपके घर में ऑलरेडी 17-18 सर्वेंट्स है, आपको पर्सनल सर्वेंट क्यों चाहिए सर। चेंगोजुन वांग जी को देखते हुए कहते हैं वांग जी तुम्हारे मैंसन में तो इतने सारे लोग हैं, पर अब क्यों चाहिए। वांग जी कहता है डैड मैंने कहा पर्सनल सर्वेंट, और ऐसे भी जितने भी है वो सारे सारे कामचोर हैं। भाई साहब वांग जी की आवाज सुन के विंग तो पहले डर गया था, इतनी खरूस आवाज, ऐसे कैसे भाई ऐसे कैसे। बट फिर भी उसके डैड कहते
ठीक है। विंग कहता है जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपका। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है तभी वो कहता है ठहरो, हमारे साथ चल सकते हो। तो विंग कहता है जी मैं अभी जाता हूँ, सारा सामान बांध कर ले आता हूँ। इतना बोलकर विंग खुशी खुशी वहां से चला जाता है। वांग जी एक राहत की सांस लेता है जस्ट लाइक फू करते हुए। बट हमारा कृष्ण अपना बाल नोच रहा होता है। सर आपको सावन की क्या जरूरत पड़ गई सर। उसके बाद सभी लोग ऐसे ना अपने अपने कार में बैठ जाते हैं। तो चंगुजन कहते हैं वांग जी क्या तुम नहीं आ रहे। वांग जी कहता मैं उसे लेके आऊंगा डैड, आप लोग निकलिए। इतना बोलकर वो लोग वहां से चले जाते क्योंकि फाइनली रिश्ता फाइनल हो गया था। सीचन और जियांगचेंग को दोनों को बहुत पसंद आए थे। हालांकि सीचन जब जियांगचेंग से बात करने आया था तो हमारा जियांगचेंग बस हाथ ही मल रहा था, डर के मारे मुंह से उसे कुछ निकला ही नहीं था। जियांगचेंग से जब भी कुछ पूछा जाता तो वो कहता जी हाँ 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 जी हाँ, बस इसके अलावा उसके मुंह से कुछ नहीं निकला था। सिचन समझ गए थे ये शर्माता ही रहेगा, बोलेगा नहीं। शादी के बाद ही इसकी शर्माओं को हम तोड़ेंगे, शर्मा से बेशर्मा बनाएंगे, ठीक है ना। तो दरअसल उसने हाँ कर दिया था क्योंकि जियांग चिंग पसंद आ गया था सीचन को। तो सारे कार्यों का काफिला निकल जाता है। विंग अपने घर आता है, बैग पैक कर रहा होता है तो उसकी दादी पूछती कहाँ जा रहे हो बबुआ जी। विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है दादी मुझे ना काम मिल गया है, शहर जाकर मैं पैसे कमाऊंगा और आपका इलाज करवाऊंगा ताकि आप अच्छे से जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर मैं आपको शहर ले जाऊंगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी आऊंगा आपसे मिलने के लिए। उसकी दादी भी खुश हो जाती है क्योंकि जियांग फेमियांग ने काम लगवाया है तो अच्छी जगह ही विंग काम करेगा, ये सोच करके। फिर विंग बाहर जब भाग कर आता है तो सारी कारें जा चुकी थी। एक कार थी जहाँ पे वांग जी खड़ा था और क्रिस था। उसके बाद क्रिस उसे आने के लिए बोलता है। विंग पहले तो ऐसे ना आगे जाके बैठ रहा होता है, फिर क्रिस कहता है नहीं आप पीछे जाके बैठिए। विंग बहुत हिचकिचा रहा था पर फिर भी वांग जी के बगल में जाके वो बैठ जाता है। उसके हाथ में पोटली था जिसे देख कर वांग जी कहता है लाओ इसे पीछे रख दूं। फिर उसे उठाकर पीछे उसे रख देता है। उसके बाद वो उसे देख रहा होता है। उसके मन में बहुत ज्यादा हलचल थी और विंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ जैसे एक भींगा हुआ चूहा लग रहा था। कारों का काफिला सीधे उसके मैंसन आता है। शाम होते होते वो लोग घर पहुंच गए थे। उस दिन विंग को ऐसे ना गेस्ट रूम में ले जाकर के छोड़ दिया गया था क्योंकि रात हो गया था पहुंचने में और वो सो गया हुआ था। अब अगले दिन वांग जी सो उठकर नीचे आता है। जिम सेक्शन वाले एरिया का काम को कंप्लीट करने के बाद जब वो कॉफी पे डाइनिंग टेबल पे कॉफी पी रहा होता है, क्रिस उसके सामने में एक दिन का पूरा गैदरिंग वाला रिपोर्ट दे रहा होता है क्योंकि एक दिन पूरा कंट्री साइड में जाने की वजह से काम को रिशेड्यूल करना पड़ रहा था। बट वांग जी लान वांग जी उसका ध्यान तो कहीं और ही था। वो क्रिस से कहता है एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवा कर लाओ और एक प्रीस्ट को भी लेकर आओ। तो कहता है प्रीस्ट सर। फिर कहता है छोड़ो प्रीस्ट का आइडिया ड्रॉप करते हैं, सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट मंगवा कर लाओ। तो क्रिस कहता है बट वाई सर। वांग जी उसे घूर कर देखता है जस्ट लाइक मैं तुम्हारा बॉस हूँ। फिर किसी कहता ओके सर मैं समझ गया सर। उसके बाद वो उसे रिशेड्यूल करने के बाद वहां से वो चला जाता है। 1 घंटे में उसके पास आता है। आने के साथ कहता ये रहा सर। वांग जी उस पेपर को देखकर कहता मेरे वेट करो मैं अभी आया। वो विंग को रूम में जाता है जहाँ पे विंग बैठा हुआ था। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है तुम्हें तुम्हारे काम समझाने हैं। विंग कहता है जी सर बोलिए मुझे क्या क्या करना होगा। वांग जी कहता है सबसे पहले तो इस एग्रीमेंट पे साइन करो। विंग जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, दैट्स वाई वो कहता है ये किस तरह का एग्रीमेंट है सर। वांग जी कहता है ये तुम्हारे काम करने का एग्रीमेंट है। तुम जानते हो ना जब बड़े बड़े विलास में कोई भी सर्वेंट्स काम करता है तो एग्रीमेंट पे साइन करनी होती है। विंग कहता है यस सर मैं समझ गया सर, हाँ लाइए मैं साइन कर दूं। फिर कहता नहीं ऐसे नहीं, जब मैं करूं तब करना ओके ना। विंग कहता ओके सर। फिर वांग जी विंग को अपने आमने सामने में ग्रीट करता है, फिर उसे 90 डिग्री वो करने के लिए कहता है। विंग सेम ऐसे ही करता है। फिर उसके बाद कहता है मान लो इस साइड हमारे एंसेस्टर है तुम्हारे और मेरे। तो विंग कहता है बट वाई सर। वांग जी कहता है बस मानने को कहा है, सवाल करने को नहीं। विंग कहता है ओके सर। फिर वो दोनों मिलकर एंसेस्टर और एल्डर्स को बो करते हैं। फिर वो दोनों आमने सामने थे और वांग जी कहता है मैं लैन वांग जी तुम्हें अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब जो कि विंग को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, उसे नहीं पता कि हस्बैंड सबका मतलब क्या होता है। दैट्स वाई जैसा वांग जी ने कहा था विंग ने दोहरा दिया और उसके बाद वांग जी उसके हाथों को अपनी हैंड में लेकर किस करता है। विंग तो डर के मारे अपने हैंड को पीछे खींच लेता है और कहता है ये क्या कर रहे हैं सर। वांग जी कहता है एग्रीमेंट है बेबी, इस पे साइन करो। फिर वांग जी उस पे साइन करता है। फिर विंग को भी अपना नाम लिखने के लिए कहता है। विंग भी साइन कर देता है और फाइनली वांग जी ने चालाकी से
जो विंग था ना उसे मैनिपुलेट करते हुए ये शादी कर लिया था। अब जो कि हमारे फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर को सेकंड मेन लीड कैरेक्टर से इस तरह से पहली नजर का पहला पहला वाला प्यार हो गया था। तो प्यार और जंग में सब चलता है, दैट्स वाई। उसके बाद वो पेपर को अपने पास रखते हुए वांग जी कहता है, कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। विंग कहता है, हाँ जी आप कहिए, मैं बिल्कुल मानूंगा जी। वांग जी कहता है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा काम करना है। विंग कहता है, अच्छा और वो क्या है जी। वांग जी कहता है, सुबह शुरू होने से लेकर रात तक तुम्हें मेरे जूते, कपड़े, मोजे, शर्ट, ट्राउजर, पजामा, टॉवल, बेडशीट, खाना पीना, ऑल टू जेड सब कुछ, इवन मेरे हर एक फाइल को भी याद करके आराम से उसे रखना और समझना होगा तुम्हें। विंग कहता है, अच्छा जी सर, मैं कर लूंगा जी। अच्छा और क्या जी। वंग जी कहता है, उसके बाद अगर कोई तुम्हें कुछ भी घर में बोले तो तुम्हें नहीं करना है, बल्कि तुम्हें उल्टा ऑर्डर देना है। विंग कहता है, बट वाई सर, मैं तो सर्वेंट हूँ ना जी, मैं तो आपका काम करूंगा तो उनका भी कर दूंगा ना। वंग जी कहता है, जितना कहा है उतना ही करो, ओके ना। विंग कहता है, अच्छा जी मैं ये कर लूंगा जी। उसके बाद वांग जी उसे कहता है, जब सारे सर्वेंट्स हो तो तुम मुझे मास्टर बुलाओगे, क्या बुलाओगे। तो विंग कहता है, मास्टर। फिर वांग जी कहता है, ठीक है, और अगर जब कोई ना रहे और जब हम दोनों अकेले रहे तब क्या बुलाओगे। विंग कहता है, तब क्या बुलाओ जी। वांग जी कहता है, हॉस्बैंड। विंग उसे देखते हुए कहता है, हॉस्बैंड ये क्या होता है जी। वांग जी कहता है, इसे मालिक को बुलाते हैं, अच्छा होता है। विंग हाँ में मुंडी हिला देता कहता है, ठीक है जी। फिर वांग जी कहता है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम ऊपर मेरा कमरा है यहाँ से सामने वाला, उसे ठीक ठाक कर लेना, ओके ना। अब पूरे घर में देखना कि सभी लोग काम कर रहे हैं या नहीं। विंग हाँ में सर हिला देता है। फिर बाहर आता है वांग जी, बटलर को और सारे सर्वेंट्स को सबको ए टू जेड समझाते हुए कहता है कि वो मेरा पर्सनल है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा बल्कि सब उसके ख्याल रखेंगे। उसे किसी चीज की जरूरत हो, अगर वो भूल जाए, समझ में ना आए तो हर सिंगल चीज उसे बताया जाएगा। मेरे रूम में कैसे काम करना है ये चीजें भी उसे सिखाई जाएगी। इतना बोलकर वांग जी क्रिस के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग अभी भी अपने रूम में था, वो बाहर नहीं आया था। हेड बटलर और उनकी वाइफ जो कि उसी घर पे रहते थे, 17 सर्वेंट्स में से वांग जी ने 12 को फायर कर दिया था, अब बच गए थे 5। एक विंग था, ठीक है। तो वो दोनों वहां आते हैं। विंग जो कि बैठा हुआ था उसे देखते ही उठकर ग्रीट करता है और कहता है, हेलो मेरा नाम विंग है, मैं यहाँ का न्यू सर्वेंट हूँ। वो दोनों को तो आश्चर्य हो रहा था, पर वो दोनों कुछ नहीं कहते और कहते हैं, आइए मैं आपको इस घर के बारे में सब कुछ बता दूं। फिर वो दोनों मिलकर विंग को इस पूरे घर के बारे में बताते हैं सब कुछ। उसके बाद फिर वांग जी के कमरे में आते हैं। फिर धीरे धीरे करके उनकी वाइफ जो सब कुछ वांग जी के लिए करा करती थी, स्लीपर कैसे जगह किस जगह पे होना चाहिए, टॉवल कहाँ टंगा होना चाहिए, कितने टॉवल वांग जी यूज करता है, वो उसका मेकअप का सामान कैसे डेकोरेटिव वे में होना चाहिए, उसके सारे कपड़े को कैसे इस्त्री करनी है, मतलब पूरा टोटल 2-3 घंटा लगता है उसे समझाने में, ऑल छोटे छोटे कामों को। और फाइनली विंग को बता दिया जाता है। उसके बाद वो पहले बोलती है कि चलकर कुछ खा ले। विंग डाइनिंग टेबल एरिया में आता है तो वो नीचे बैठ रहा था, क्योंकि गांव में सब नीचे बैठ के खाते थे, दैट्स वाई, या कहीं पे भी बैठ के खा लेते थे। तो जब विंग नीचे बैठ रहा था तो सब उसे डाइनिंग टेबल पे बैठने को कहते हैं। वहां पे कुछ सर्वेंट्स जो बच गए हुए थे वो सब विंग को देखकर थोड़ा सा जेलस फील कर रहे थे, मतलब कि ये पतला दुबला फिजाइल सा लड़का जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, सबका पर्सनल असिस्टेंट, जहाँ पे इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग एक जॉब लेकर यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वो भी नौकर का, और ये ऐसे कैसे आ गया। तो थोड़ी सी जेलसी हो ही जाती है जनरली देखा जाए तो वो उन लोगों को हो रही थी। बट हेड बटलर और उनकी वाइफ सबको भगा देते हैं। विंग को खाना खिलाने के बाद कहते हैं, आप ऊपर जाइए, उनके रूम का सारा काम करने के बाद आप वहाँ पे आराम कर सकते हैं। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो ऊपर आता है। अब जैसे उन लोगों ने बताया था वैसे विंग अच्छे से करने की कोशिश करता है। हालांकि पहला दिन था तो परफेक्ट नहीं हो सकता था, बट फिर भी वो पूरा काम कर देता है। करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका था, तो वो नीचे आता है और जो कमरा उसे दिया गया था उस कमरे में जाकर वो सो जाता है। उसके बाद शाम के 7 बज गए थे। अचानक से कार की आवाज सुनकर विंग ना हड़बड़ा कर उठ जाता है। अब मुंह हाथ धोकर बाहर आ जाता है। विंग थोड़ा मेस्ड था, कल वाले कपड़े में ही था। तो वांग जी क्रिस को कहता है कि जाओ इसके लिए ना 10-15 सेट कपड़े लेकर आओ, और फिर उसके हैंड से ना मेजरमेंट लेता है दूर से ही और उसका साइज बता देता है। क्रिस तो फिर से हाँ करके देख रहा था। आप ये कब सीख गए, बी लाइक। वांग जी से कहता है, तुम्हें कुछ और बताना है या तुम्हारे अंडरवेयर का साइज बताऊं मैं। क्रिस कहता है, नो सर, अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ते हुए, आई एम ओके सर, मैं ले आऊंगा। इतना बोलकर वो भाग जाता है वहां से।
उसके बाद वांग जी अंदर आते ही कहता है, विंग मेरे लिए कॉफी लेकर ऊपर आओ। विंग हाँ में सर हिलाकर उसका बैग लेता है, एंड पीछे आ जाता है, बैग को सोफा पर रख देता है। वांग जी पूरे कमरे को देखता है तो ठीक ठाक ही लग रहा था। वांग जी कहता है, क्या ये तुमने किया? विंग कहता है, जी मैंने किया, पसंद नहीं आया, मैं फिर से कर दूं? वांग जी कहता है, नहीं रहने दो, धीरे धीरे आदत लग जाएगी, है ना? विंग कहता है, जी मैं सीख लूंगा। वांग जी कहता है, ठीक है। इतना बोल कर कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। विंग नीचे आता है, तब तक हेड बटलर कॉफी चढ़ा चुके थे, क्योंकि उन्होंने सुन लिया हुआ था। विंग वहां पे खड़ा था। हेड बटलर एक बोतल पानी, ग्लास, कॉफी डालकर उसे दे देता और कहता है, उनके सामने में ऐसे प्लेस करके रखना, घुमा करके, ठीक है ना? विंग हाँ में सिर हिलाते हुए वो प्लेट उठाता है, मतलब ट्रे ट्रे उठाता है, और वो चला जाता है वांग जी के रूम की तरफ, जहाँ पे वांग जी अंदर जाकर अपने शर्ट वगैरह को खोल चुका था, टाई को ढीला करते हुए आकर बैठ जाता है, हाथ वाथ मुंह पोंछ लिया हुआ था। विंग सेम जैसे उन लोगों ने सिखाया था, बॉटल, पानी और ट्रे एक जगह रखता है, फिर कॉफी को उस तरफ वांग जी के तरफ हैंडल करते हुए घुमा देता है। वांग जी इम्प्रेस्ड हो रहा था, क्योंकि विंग ना ऑब्जॉर्व कर रहा था सभी चीजों को, दैट्स व्हाई। तो वो उठाता और कहता, गुड, तो तुम सीख रहे हो? विंग कहता है, जी। वांग जी कहता है, एक गिलास पानी पोर करो। विंग कहता है, जी। वांग जी कहता है, मैंने कहा एक गिलास पानी भरो तो। विंग एक गिलास पानी भर देता है, उसके बाद उसे वो ऐसा उठा कर देता है। वांग जी तो बस विंग को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसके बाद वो पानी पी लेता है। फिर वांग जी उसे कहता है, मेरे पास आके बैठो। विंग को बहुत शर्म आ रही थी, और वो कहता है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। कहता है, मैंने कहा मेरे बगल में आके बैठो अभी। विंग डरते हुए उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। वांग जी को उसके बगल में बैठना एक काफी अच्छा एहसास दिला रहा था, दैट्स वाई वो कॉफी उठाकर पीने लगता है। उसे काफी अच्छा लग रहा था, रिलैक्स्ड भी। वांग जी कहता है, क्या तुम मेरे शोल्डर दबा दोगे? विंग कहता, हाँ जी, अभी अभी दबाता हूँ। फिर वो ना खड़ा हो जाता है, उसी जगह पे जहाँ बैठा था, उसी जगह पे, और वहां से दबाने लगता है। तो वांग जी कहता है, कंफर्टेबल हो? विंग कहता है, क्या हुआ जी? वांग जी कहता है, मैंने कहा अपने घुटने सोफे पे डालो, एंड देन अब मेरा शोल्डर दबाओ। वांग जी थोड़ा सा टॉन हो गया था, और विंग उसके शोल्डर्स को दबा रहा था। जब तक वांग जी कॉफी खत्म करता है, तब तक विंग उसके शोल्डर को दबा रहा था। वांग जी उसे अच्छा और रिलैक्स तो फील हो ही रहा था, अंदर से अलग से सेंसेशन आ रहे थे। कॉफी खत्म करने के बाद वो सीधे विंग को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। विंग अचानक से इस रिएक्शन के लिए वो तैयार नहीं था। दैट्स व्हाई कहता है, ये क्या कर रहे हैं सर? मुझे कहता है, तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले जब सुबह में तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? विंग विंग कहता है, तुम्हें पता है मैंने क्या कहा था? विंग कहता है, हॉस्पिटल। वांग जी कहता है, तो मुझे सौ या मास्टर बुलाना बंद करो, इस कमरे में कोई नहीं है, और तुम्हें क्या बोलना है? विंग कहता है, जी हॉस्बैंड। वांग जी कहता है, हाँ तो बोलो हॉस्बैंड। कहता है, जी हॉस्बैंड जी। वांग जी कहता है, हॉस्बैंड। विंग कहता है, जी हॉस्बैंड जी। वांग जी कहता है, हॉस्बैंड। विंग कहता है, हॉस्बैंड जी। फिर वांग जी कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुमसे क्या कहा था? विंग कहता है, जी मुझे याद है, मुझे बस आपका काम करना है, मैंने बाहर का कुछ नहीं किया जी, मैंने बस आपका ही काम किया है जी, आपको कुछ और चाहिए जी? वांग जी कहता है, हाँ मुझे तुम्हें किस करना है, तुम्हें टच करना है, तुम्हारे साथ लव मेकिंग करनी है। विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना। इतना बोलकर उसे गोद से उठ जाता है, कहता है, ये क्या कह रहे हैं जी, मैं ये नहीं कर सकता। वांग जी उसके पास आता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, जिससे विंग थोड़ा सा डर जाता है। वांग जी से कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी दादी को इलाज की जरूरत है, और पैसे भी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये जॉब करनी चाहिए? विंग कहता है, पर ये तो गलत है ना जी। वांग जी कहता है, गलत कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर पहले जिस पेपर पे तुमने साइन किया है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ओके ना? विंग कहता है, पर ये तो। वांग जी कहता है, पर कुछ नहीं, किसी को कभी पता नहीं चलेगा, क्या तुम किसी को कुछ बताने वाले हो? विंग कहता है, वांग जी कहता है, तुम्हें मेरे साथ रोज रात को लव मेकिंग करना है, और मेरे लिए सब कुछ करना है ना? विंग कहता है, पर मैं ये नहीं कर सकता जी, अगर कुछ हो गया तो? वांग जी कहता है, डोंट वरी, मैं ना कंडोम का यूज करूंगा, और तुम्हें बहुत प्यार से, बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली, कोई टॉर्चर नहीं, आराम से, जब तक मैं तुम्हें प्रिपेयर ना कर दूं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल वांग जी धीरे से उसके और करीब आता है। विंग ने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली थी। वांग जी को ये सारी चीजें ना एक अलग सा ना बटरफ्लाई वाला इफेक्ट दे रहा था। उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रहे थे, एक अलग सा गूज बॉम्ब्स।
हंग जी विंग को गोद में उठाकर बेड पे ले आके बिठा देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे? वांग जी मुंह बंद करते हुए कहता है "श्श, चिल्लाना मना है, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर वो जाकर डोर को अच्छे से लॉक करके आता है और अपने टाई को सट को खोल देता है। विंग तो बेचारा हमारा आंखें बंद करके एकदम पट गया हुआ था। वांग जी धीरे धीरे करके उसके जब कपड़े खोल रहा था तो विंग कहता ऐसा मत कीजिए ना जी प्लीज। वांग जी कहता देखो देखो तो सही। वांग जी ने पूरा लाइट काट दिया हुआ था और वांग जी जो कर रहा था वो उसे समझ में आ रहा था और विंग नहीं देख पा रहा था। विंग कहता है ये नहीं करते हैं ना जी। वांग जी कहता है हाँ करते हैं क्योंकि हम हाउसबेंड हैं। विंग को बिल्कुल नहीं पता था हाउसबेंड सबका मतलब क्या होता है, पर वो रोते हुए कहता है मत कीजिए ना जी प्लीज। वांग जी कहता है विंग मैं बहुत ज्यादा पोलाइट रहूंगा सच में, पर हाँ आज तो ये करना चाहिए ना क्योंकि आज। और अपने मन में कहता है हमने शादी की है और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। एक दिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा इन सारी चीजों के बारे में, पर फिलहाल से मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। इतना बोलकर वांग जीविंग को धीरे धीरे टच करना स्टार्ट करता है, जैसे कि विंग ने एक रुआ को फाया हो और वो उसे उसे आराम से बहुत जेंटली बहुत आराम से टच कर रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी के टच से विंग मेल्ट हो रहा था। उसकी सिसकारियां निकल रही थी और वो बहुत ज्यादा खोता जा रहा था। धीरे धीरे करते करते वांगजी और विंग के दोनों के क्लोथ्स रिमूव हो चुके थे अंधेरा होने की वजह से। विंग न ही वांगजी को देख पा रहा था और न ही वांगजी भी विंग को देखना चाहता था क्योंकि क्या पता वो शर्मा के उसे देखे ना, क्या पता वो उसे वो ना करने दो जो वांगजी का डिजायर से, क्या पता उन्हें उसके करीब ना आने दे। वांगजी ने पलंग के पीछे वाले बैकलाइट को ऑन किया जिससे हल्की रोशनी कमरे में आ गई। विंग बस वांगजी के चेहरे को देख पा रहा था जहाँ पे वांगजी को विंग का फेस बहुत ही मासूमियत भरा लग रहा था। वहीं पे वांगजी के चेहरे पे पूरा एकदम लस्ट दिख रहा था, पर विंग इसे समझ नहीं पा रहा था। एक अलग एहसास तो था पर बिल्कुल नहीं पता था। वांगजी ने विंग के दोनों पैरों को उठाए और अपने फिंगर्स से रेडी करना स्टार्ट किया। विंग पहले तो थोड़ा छटपटा रहा था, पर धीरे धीरे ऑयल के हेल्प से वांगजी ने विंग को रेडी कर दिया हुआ था। फिर वो कॉन्डोम यूज करता है, देन उसके साथ वो इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में विंग को दर्द हो रहा था, पर बाद में वो मैनेज कर लेता है और ये सिलसिला अब रोज चलना स्टार्ट हो चुका था। दिन में विंग वांगजी के लिए बहुत सारे जैसे कि नाश्ता वगैरह बनता तो वो टेबल पे लगा देता। वो जब खाने के लिए बैठता तो विंग उसके बगल में बैठा रहता, खाता नहीं पर बैठा रहता। वांगजी के जाने के बाद वो सारी चीजें उठा करके फिर वो खा लेता। तो ये सभी चीजें ना हेड वेटर और बाकी सर्वेंट्स नोटिस कर रहे थे। बाकी सबको समझ में आ रहा था कि इन दोनों के बीच में सर्वेंट से ज्यादा वाला रिश्ता है। पर वांगजी ने ऑलरेडी सबको धमकाया हुआ था कि कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। दैट्स वाई किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी विंग से कुछ भी कहने की। इसके बाद विंग एज यूजुअली वांगजी का सारा काम कर देता, जो कुछ भी उसे करना पड़ता था वो सब कुछ। कपड़े लत्ते बेड जूता चप्पल टाई बेल्ट वो सभी ऑल टू जेड सामान। रोज रात को वांगजी विंग के साथ में इंटीमेट होता था क्योंकि उसे विंग के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे करते हुए ऑलमोस्ट ना 1 मंथ बीत गए थे और अब जियांगचेंग की शादी होने का टाइम आ गया हुआ था। तो सभी लोगों को वापस से कंट्री साइड जाना था। विंग के पास अभी बहुत सारे पैसे हो चुके थे जो कि वांगजी ने उसे दिए हुए थे। विंग भी बहुत खुश था। वो अपनी दादी के लिए दवाई वगैरह लेना चाहता था, इसलिए सुबह सुबह उठते ही वो वांगजी से कहता है मुझे दादी के लिए कुछ कपड़े खाने पीने का सामान वो सभी चीजें चाहिए। तो वांगजी कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी पहले ही कल सब कुछ ले लिया है। ये पैसे तुम दादी को दे देना, ओके ना? और कुछ चाहिए तुम्हें? विंग कहता है तो वांगजी कहता है अच्छे से रेडी हो जाओ और पहले सुबह सुबह मुझे गुड मॉर्निंग किस तो दो। विंग थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख चुका था, बोलना भी और समझना भी। दैट्स वाई वो विंग वांगजी को गुड मॉर्निंग किस देते हुए वॉशरूम चला जाता है। वांगजी के चेहरे पे एकदम प्यारी वाली मुस्कान थी। उसके बाद फिर विंग रेडी हो जाता है, वांगजी भी रेडी हो जाता है। नाश्ता करने के बाद जब वो ऐसे नीचे आता है, वांगजी ना कुछ सामान वगैरह था जो कि वो पैक करवा रहा था, जिसे देखते ही विंग कहता है ये सब क्या है? वांगजी कहता है ये सब कुछ दादी के लिए है, चलो चलते हैं। फिर विंग उसके साथ कार में बैठ गया था। इधर से वांगजी की कारों का काफिला निकला था, जो कि एक कार में पूरा सामान फुल था और एक में वांगजी क्रिस और विंग थे। वही लैंड मेंशन से ऑल कार ना वहां से निकल चुकी थी। अब घर आने पे जियांग फेमिया फिर से सबका वार्म वेलकम करते हैं। विंग पहले तो जियांगजिंग से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन पहले वो अपनी दादी से मिलने के लिए आता है। उसके बाद वांग जी
ऐसे क्रिस को इशारा करता है कि उस कार को उस दरवाजे पे लगाओ। जब तक ये लोग सारे अंदर गए थे तब तक क्रिस सारा सामान ना विंग के घर सेट करवाता है, जिसे देखकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो क्रिस से कहता है, गगा ये सब कुछ मेरे लिए दादी के लिए है। तो क्रिस कहता है, हाँ ये सब कुछ आपकी और दादी के लिए है, क्योंकि सर ने ये सब कुछ आपको देने को कहा है। उसकी दादी, जिसमें ड्राई फ्रूट, खाना पीना, सामान खाने पीने का बहुत सारा आइटम था और कपड़े, दवाइयाँ सब कुछ था, जिसे देखकर विंग ना भावुक हो गया था और उसकी दादी भी बहुत खुश हो गई थी। थोड़ी देर के बाद विंग भी फिर से जब दोबारा वहां से निकलकर जियांग फेमियांग के घर जा रहे होता है, तो फैन सिंह, जो कि अंकल किरण का बेटा था, विंग के क्यूटनेस को देखकर ना उस पे मोहित हो गया था। मतलब उसे भी विंग काफी पसंद आया था। तो वांगजी और सीचन सब अंदर थे, तो उसे पता नहीं था कि विंग बाहर है। दैट्स राइट। फैन सिंह विंग को रोकते हुए कहता है, हाय। विंग हाय का मतलब जानता था, इसलिए वो रुक जाता, कहता है, जी। फैंसिंग उसे कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। इतना बोलकर उसको ऐसे ना टच करने ही वाला होता है। क्रिस आते ही कहता है, ये क्या कर रहे हो, क्योंकि क्रिस को पता था कि सर ने विंग सर से शादी कर ली है। दैट्स वाई। तो फैंसिंग कहता है, ओ तो आ गए मिस्टर पीए। वैसे मैं इसे पूछ रहा था कि क्या यह फ्री है। फैंसिंग, जो कि बहुत ही आवारा किस्म का बच्चा था, मतलब फ्लर्ट करना, नाइट स्पेंड करना, हुकअप्स करना, तो विंग को एज अ टूल यूज करना चाहता था। दैट्स वाई। किस कहता है, सर आप अंदर जाइए। जैसे उसने सर सुना, कहता है, तुमने इसे सर क्यों बोला। किस कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस, और अपना काम करो। अगर वांगजी सर को पता चला कि तुमने उसके पर्सनल सर्वेंट्स के साथ में ऐसा कुछ किया है, तो पता है ना तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो। फैंसी ऐसे कंधा उचकाते हुए कहता है, पर्सनल सर्वेंट ही तो है, थोड़ी उसका पर्सनल बेड वार्मर है जो तुम ऐसे बोल रहे हो। हाँ। क्रिस कहता है, अपना काम करो और निकलो यहाँ से। इतना बोलकर वो वापस से कार को मैनेज करने में लग जाता है, जो कि उसका काम था। अब इधर विंग जब वो वापस से आता है तो सारे लोगों को ग्रीट करते हुए अंदर चला जाता है। वांग जी के चेहरे पे स्माइल थी, जो कि किसी ने नोटिस बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि हमारा वांग जी बहुत ही ज्यादा कोल्ड और रूथलेस है और इसकी फैमिली थोड़ी सी रूढ़िवादी है, थोड़ी सी फैमिली कल्चरल को ज्यादा मानती है। दैट्स वाई वांग जी क्यों स्माइल करने के साथ नॉर्मल हो गया था। विंग अंदर आता है, जहाँ पे जियांग चेंग उसे कहता है, जाने के बाद तो मुझे भूल ही गया। तो इसमें विंग कहता है, अब तो तुम्हारी शादी हो रही है ना, तो तुम भी तो साथ ही चल रहे हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे। तो इसमें जियांग चेंग कहता है, हाँ वो भी है, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, बट अगर मान लो कि उन लोगों को मैं पसंद नहीं आया तो। इसमें विंग कहता है, अगर पसंद नहीं आते तो तुमसे शादी की बात करने क्यों आते, अब तो वहां जाओगे। वैसे वहां की लाइफस्टाइल काफी अच्छी है, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बट सीख जाओगे। जियांग कहता है, तुम सीख गए। तो विंग कहता है, कहाँ, पर तुम तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, तुम तो सीख ही जाओगे। चलो मैं तुम्हें रेडी कर दूं। इतना बोलकर उसे रेडी करने लगते हैं। उसके बाद कल के दिन शादी होने वाला था, जिसकी वजह से सब लोगों को वहां पे रहना था। 2 दिन का रिचुअल्स था। आज के दिन वो लोग एंसेस्टर हॉल की तरफ जाते हैं, जहाँ पे सारे फैमिली वाले वहां पे बैठ करके और वहां पे थोड़ा सा जो रिचुअल्स होता है कंट्री साइड एरिया में, वो पूरा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद रात को गाना बजाना होता है, जहाँ पे विंग एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा डांस प्रस्तुत करता है। यानी भी डांस प्रस्तुत करती है और वांग जी तो उसके नए नए रूप देखकर मोहित होता जा रहा था। आज की रात भी काफी अच्छी थी। रात के टाइम पे सभी के लिए ऐसे बिछावन किया गया था, कुछ लोगों को जियांग फेमियांग के घर पे, कुछ लोगों को वांग जी के घर पे। तो वांग जी, सीचन, फैंसिंग, लीसी चारों विंग के घर आए थे सोने के लिए। विंग ने सबके लिए बेड कर दिया हुआ था। क्रिस भी सोया हुआ था उनके साथ में, लेले भी सोया हुआ था। विंग अपनी दादी के साथ दादी के रूम में आया हुआ था, पर वांग जी से नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। और विंग, उसे भी वांग जी की याद आ रही थी, क्योंकि पिछले 1 मंथ से वांग जी ने विंग के साथ में रोज नाइट स्पेंड किया था। दैट्स वाई विंग को भी कहीं ना कहीं वांग जी की आदत लग गई थी। सभी लोगों के सो जाने के बाद वांग जी विंग को ऐसे देखने के लिए खड़ा था कि शायद से वो उठ के आ जाए तो दिख जाए। पर जैसे वो पलट के सोने को जाने को होता है, विंग दरवाजा खोलकर बाहर आते ही वांग जी को देखकर कहता है, आप जाग रहे हो जी। वांग जी कहता है, मेरे साथ बाहर चलो। फिर उसे खींच करके बाहर ले आता है, अब बरामदे में ही, और उसे गले लगाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे तुम्हें किस करना है, तुम्हें छूना है। इतना बोल वांग जी फटाक से ना विंग के सट के अंदर हाथ डाल देता है, उसके नेक एरिया को और इसके कानों पे ना एयर ब्लो करते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे टच कर रहा था, अब ऐसा नहीं था कि विंग को रिएक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग को भी आदत लग गया था। विंग भी अपने आप को खोता जा रहा था उसमें। थोड़ी देर बाद वांग जी उसे दीवार लगाकर पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। किस करने के बाद उसे कहता है, आज की रात बहुत बोरिंग है, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, हम कहीं और सो सकते हैं। जैसे विंग कहता है, अगर किसी ने देख लिया तो।
वांग जी कहता है कोई नहीं देखेगा, कोई और जगह है। विंग कहता है मेरे घर पे तो कोई जगह नहीं है सिवाय एक के। तो कहता है और वो क्या है? तब किचन वाले एरिया में। वांग जी कहता है चलो वहां चलते हैं। विंग कहता है बट। वांग जी कहता है चलो ना। इतना बोलकर वांग जी विंग को लेकर के किचन में आता है। उसे देखते ही वांग जी को पहले तो आश्चर्य हो रहा था क्योंकि किचन एरिया में चूल्हे थे, जलावन था और एक तरफ थोड़ा सा जगह खाली था। तो विंग वहां पे ना चादर बिछा देता है और कहता है मैं ना मच्छर भगाने के लिए सीज जला देता हूँ। फिर वो सीज जलाता और कहता है आप यहाँ सो जाएंगे ना, नहीं तो आप वहां जाके सो सकते हैं। वांग जी कहता नहीं, सोना कौन चाहता है कम वक्त। इतना बोल विंग को लेकर बीट पे पटकता है ना, उसके ऊपर आते ही शुरू हो जाता है क्योंकि वांग जी को विंग के साथ में लव मेकिंग करनी थी। दैट्स व्हाई विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। तो विंग जैसे आवाजें निकाल रहा था, वांग जी उसका लिप्स कैप्चर कर रहा था और उसे धमकाते हुए कहता है आज मत करो, कोई सुन लेगा ना। विंग कहता है तो इसके लिए आप यहाँ हैं? वांग जी कहता है हाँ, मुझे ये करना था। दैट्स व्हाई विंग हाँ में सर हिला देता है। फिर वो दोनों लव मेकिंग करते हैं। जब 2 राउंड कंप्लीट हो जाती है तो फिर वांग जी कहता है चलो वापस चलते हैं, इससे पहले कि लोग देख लें। विंग हाँ में सर हिलाकर फिर से किचन को ठीक ठाक करके वांग जी और विंग वापस आ जाते हैं। वांग जी पहले विंग को जाने देता है, फिर वो थोड़ी देर बाद बाहर आता और कहता है एक दिन तुम्हें भी इसी तरीके से शादी करके अपने साथ ले जाऊंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे भी। ये बोलते हुए वो वापस से अपने बेड पे आके सो जाता है। अब इतने सारे लोगों में ना सिर्फ एक फैंसिंग था तो जाग गया हुआ था और दूसरा जो कि हमारा क्रिस था। जैसे ही वंग जाकर सोता है फैंसिंग कहता है तो ये बात है, हमारे ब्रदर को एक सर्वेंट पे दिल आ गया है। ओह! अच्छा है, तो आप उसे अपना बेट वार्मर बनाना चाहते हैं, क्यों ना मैं उसे ट्राई करूँ। वहीं क्रिस वांग जी की इस बेचैनी को देखकर समझ गया था कि उसे विंग की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। वो पलटते हुए कहता सर, वांग जी तो डर ही गया था, कहता जाग रहे हो? तो सर इस तरह से आप यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते, किसी को पता चल गया तो दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जी कहता मुझे उसकी याद आ रही थी। क्रिस कहता मैं समझ सकता हूँ सर, बट आप ये नहीं कर सकते ना। तो वांग जी कहता है सो जाते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन एज यूजुअली विंग के घर में ही सीचेन और सारे लोग रेडी होते हैं, जहाँ पे विंग सबको चाय नाश्ता पानी करा चुका था और उधर जियांगजेंग रेडी हो रहा था। सारे गांव वाले के सामने में सीचेन और जियांगजेंग दोनों की ना जैसे कि एक कंट्री साइड में शादी होती है चीनी कल्चर के हिसाब से, रेड हांपो पहनाए जाते हैं, देन शादी होती है। तो इस तरह से दोनों की शादियां संपन्न होती है और विदाई के टाइम पे थोड़ी बहुत डाउरी का सामान जो लैंड फैमिली से उनको मिला था और जो इधर से उसको जा रहा था वो सब गाड़ी पे पैक्ड होता है। और फिर बाद में विंग अपने दादी के यहाँ से कुछ खाने पीने की गांव वाली चीजें गाड़ी में डलवाता है और दादी को बाय बाय करते हुए वहां से वो शहर के लिए रवाना लेता है। अब जो सीजन थे वो जियांगजेंग के साथ मिलान मंजर के लिए चले जाते हैं। फिर से एज वाली वांगजी और विंग को लेकर के घर आता है तो फैंसिंग भी उसके पीछे पीछे आ गया हुआ था। विंग आते ही सारा सामान जब उतरवा रहा था तो उसके पास आते ही कहता है हेलो। विंग उसे देखते हुए कहता है जी कहिए। फैंसिंग उसे कहता है मैं आपकी मदद कर दूं। तभी इधर से क्रिस और उधर से हेड बटलर आते हुए कहता है बाबा आप रहने दीजिए, हम खुद कर लेंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं। फैंसिंग सबको देखता ही रह गया था। उसके बाद क्रिस कहता है और ये आप हमें दीजिए, अंदर जाइए सर गाय हैं। विंग हाँ में सर हिलाते हुए अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है सीधे वांगजी से टकरा जाता है। वांगजी कहता क्या कर रहे हो? विंग कहता हाँ मैंने देखा नहीं आपको जी। वांगजी कहता ऊपर चलो। कहता किस लिए? कहता कहा ना ऊपर चलो। फिर विंग को खींचते हुए ऊपर लेके आता है क्योंकि आते आते रात हो गई थी। सारे जन जो भी सामान आया था वो सब उतरवा रहे होते और किस समझ गया था सर नहीं आएंगे, इसलिए बटलर से कह देता है उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करेंगे, आप लोग अपना काम कर ले और सोने चले जाए। क्रिस उसके बाद सारी चीजें करवाने के साथ वो भी वहां से चला जाता है और जो फैंसिंग था वो विंग को ढूंढ रहा होता है। तो हेड बटलर कहता है आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो फैंसिंग कहता है मैं उस सोवन को ढूंढ रहा हूँ, उसका कमरा कौन सा है? हेड बटलर कहते हैं मुझे नहीं पता और वो अभी कहाँ है हमें ये भी नहीं पता, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। फैंसिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम तो वो वहां से रिटर्न चला जाता है। अब इधर वांग जी विंग को खींचते हुए सीधे बेड पे लाके पटका था। विंग कहता है क्या कर रहे हैं जी? वांग जी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि हमें यह सब करना चाहिए? वांग जी जब वो बोल रहा होता है तो उसकी आंखों में फिर से लस्ट था। विंग इस बात को समझ पा रहा था। अंदर कहता है हमने कल भी तो किया था ना। वांग जी कहता है हाँ, पर आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से फील करना चाहता हूँ। विंग कहता है पूरी तरीके से मतलब? हम जिसके कान में कहता बिना सेफ्टी यूज किए। विंग डरते हुए कहता नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते जी। विंग बताना चाहता था कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, आप प्लीज ऐसा ना करें। पर वांग जी
कुछ नहीं सुनता है। दोनों के कपड़े जैसे रिमूव होते हैं, वांगजी उसके अंदर बिना किसी सेफ्टी के कनेक्ट करता है और देन उसके साथ इंटीमेसी क्रिएट करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो उसके अंदर हिट कर रहा था, अपने आप को रिलीज कर रहा था, विंग को डर लग रहा था, एक अनजाना डर, पर वो क्या कर सकता था। वांगजी उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। विंग को भी पता है कि वांगजी बहुत ज्यादा कोल्ड है, बहुत ज्यादा रूथलेस है, उसे समझाना बहुत इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ सान सिंह, जिसकी नजर में विंग चढ़ गया था, वो विंग को लेकर के अजीब से ख्याल रखने लगा था और खुद को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ जहाँ पे विंग ऑलरेडी वांगजी का हस्बैंड है, वहीं दूसरी तरफ ये सारे थिंग्स। वांगजी और विंग की वो रात एज यूजुअली सीजन और जियांगजेंग की तरह ही बीतती है, जहाँ पे लैंड मेंशन आते ही जियांगजेंग और सीजन का वार्म वेलकम किया जाता है। जियांगजेंग जो कि बहुत ज्यादा खुश था, उसकी शादी इतने बड़े घर में हुई है। सीचन जियांगजेंग को लेकर अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे उसके रूम में पहले से बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, सेफ्टी का सामान, ड्राई फ्रूट, पानी, दूध, ये सब कुछ। सारे फैमिली वाले भी काफी थके हुए थे, तो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हैंसिंग नहीं आया था क्योंकि उन्हें लगा था वो लैन वांगजी के घर रुक जाएगा। दैट्स वाई सीजन कमरे में इन करते ही जियांगजेंग की तरफ पास आता है और उसके पास आकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर चूमता है। जियांगजेंग, जिसके पेट में बटरफ्लाईज उड़ रहे थे, उसे पता है कि शादी के बाद क्या होता है। सीजन उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें हस्बैंड के रूप में स्वीकार हूँ? जियांगजेंग शर्माते हुए हाँ कर देता है। सीजन उसे कहता है, तो आज जो कुछ भी करूंगा इसमें तुम्हारी रजामंदी तो है ना? जियांगजेंग हाँ कर देता है। फिर सीजन धीरे धीरे करके अपने उस रेड हार्मफुल को खुद का और जियांगजेंग दोनों का उतारता है, क्योंकि इनकी शादी ट्रेडिशन तरीके से हुई थी, दैट्स वाई। और उसके बाद खुल के रूम के लाइट्स को थोड़ा डिम करता है। जियांगजेंग को टच करना, उसे सेड्यूस करना स्टार्ट करता है। अब हालांकि जियांगजेंग शर्माते हुए अपनी बॉडी को खोल नहीं रहा था, पर धीरे धीरे टच की वजह से जियांगजेंग थोड़ा सा बेशर्मा बन गया था। फिर सीचन उसे और भी ज्यादा प्रोवोक करता है, टच करता है, उसे सेड्यूस करता है। तो फाइनली शर्माते हुए वो दोनों भी एक दूसरे में खो जाते हैं। जहाँ पे उनकी आज वेडिंग नाइट थी, तो जियांगजेंग ऑब्वियसली पूरी रात पिसने वाला था, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सीचन इसे एंजॉय कर रहे होते हैं। विंग सॉरी जियांगजेंग, जिसकी पूरी बॉडी मिल्की वाइट स्किन की थी और वो काफी खूबसूरत था। शादी के लिए उसने अपने आप को काफी अच्छे से मतलब प्रिपेयर भी करा हुआ था। तो जिससे ना जियांगजेंग उसकी बॉडी और उसकी खूबसूरती में खो गया था, सॉरी सीचन, ठीक है। और वो उसे बहुत हद तक, ऑब्वियसली एक हस्बैंड अपनी वाइफ को एक हद तक प्यार करता ही है, तो वो उसके अंदर इसे बेपनाह मोहब्बत टाइप्स हो रहा था उधर, जिससे कि सीजन बहुत अच्छे से इसे एंजॉय कर रहा था। अब 2-3 दिन बाद रिसेप्शन पार्टी होने वाली थी। इधर वांगजी और भाई शादी किसी की भी हो, वेडिंग नाइट तो हमारे वांगसेन की भी होती है, तो उनका भी चल रहा होता है। वो दोनों जब एक दूसरे को ऐसे ग्रैब करके सोए हुए थे, तो विंग उसे कहता है, आपने सेफ्टी यूज क्यों नहीं किया जी? वांगजी उसे कहता है, क्योंकि अब मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही फील करूं। क्या ये अच्छा नहीं था? विंग कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि हाँ, ये एहसास काफी अच्छा था। उसकी गर्माहट, वो सांसों का तड़पना, हर चीज एक अलग लेवल पे लेके जा रहा था। विंग बस उसे उसके बाहों में खुद को समेट देता है। वांगजी उसे पकड़े ही होल्ड करके सो जाता है, क्योंकि अब वांगजी को लग गया था कि वो एक सेकंड के लिए भी विंग से दूर नहीं रह सकता है, चाहे जो हो जाए। उसने देख लिया था कि एक दिन में ही उसकी जान कैसे निकल गई थी उसके बिना। दैट्स वाई वो और ज्यादा सिक्योरली टाइट किए हुए से सोया हुआ था। अब अगले दिन जो हमारा विंग था, ऐसे जल्दी उठ करके काम करने चला गया था। वांगजी की जैसे नींद खुलती है, फटक से वो चहा कर उठ जाता है। फिर उसे याद आता है, हाँ भाई हाँ, तुम अपने घर में हो, वो भी अपने बेडरूम में हो, काहे के लिए चाह रहे हो? हाँ। तो फिर वो उठता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो वापस से नीचे आता है, जहाँ पे विंग उसके लिए कॉफी बनाकर स्माइल करते हुए रेडी था। तो वांगजी से देखते हुए कहता, वाह, तो ये मेरे लिए है? विंग कहता, जी। वांगजी वो बैठकर पी रहा होता है। एंड देन क्रिस आता है और आते ही कहता, सर गिफ्ट्स के लिए क्या प्रिपेयर करना है? वांगजी और वो रिसेप्शन के लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर करना था, जहाँ पे विंग उसे कहता है, जियांगजेंग को ज्वेलरी काफी पसंद है और बड़े सर के बारे में पता नहीं है जी। वांगजी कहता है, ठीक है। फिर वो उसके लिए पूरा का पूरा एक ज्वेलरी सेट रेडी करवाता है जियांगजेंग के लिए, और सीजन के लिए ब्रॉच सेट कपड़ा सा मैच करता हुआ वो सेट डिजाइन तैयार करवाता है। तो वो दोनों वो सभी चीजें देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर वांगजी ब्रेकफास्ट करने के बाद क्रिस के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग थोड़ा सैड हो गया था, क्योंकि अब उसे कोई काम नहीं करना था सिवाय वांगजी के। तो वो किचन में आते हुए कहता है, मैं आप लोगों की मदद कर दूं? हेड बटलर उसे कहते हैं, आपको ये सभी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है।
विंग कहता है मैं बोर हो जाता हूँ, उनके काम के अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। तो हेड बटलर कहते हैं अगर आपको काम ही करना है तो आप हमसे बात कर लीजिए, है ना। विंग हंसी खसी उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे करते हुए ना 2-3 दिन और बीत जाते हैं। और 5वें दिन जब रिसेप्शन रखा गया था सभी के लिए, तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो ऑल टू जेड लोग, इवन जियांग यू, जियांग फेमियांग, विंग की दादी को भी बुलाया गया था। यानली, जिनजुआन, जिन फैमिली की ऑल फैमिली आई हुई थी उस पार्टी में, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब लोग आए हुए थे। तो वांग जी विंग को लेकर भी वहां पे आया हुआ था। विंग ने नॉर्मली जो कपड़े पहनता था उसे थोड़े से अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो वो जब लैंड मेंशन आता है तो एज ए सर्वेंट उसे लाया गया था। दैट्स वाई लैन इसे कुछ काम पकड़ा देती है। वांग जी विंग को रोकना तो चाहता था पर किस कहता सर इतने सारे लोगों के बीच में अगर हमने रोका तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सर, आप मत कीजिए, क्योंकि सबको पता है कि वो सर्वेंट है। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि गुस्से के मारे वो दो ड्रिंक कर लेता है एंड देन चला जाता है बिजनेसमैन लोगों से बात करने के लिए। अब इधर फैन सिंह जो कि बस मौके की तलाश में था, विंग उसके हाथ में ना ट्रे था जो कि वो सभी को ना वाइन सर्व कर रहा था। उसकी दादी विंग को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि विंग यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा था। और जियांग फेमियांग जियांगियों को थोड़ा सा ना छोटा लग रहा था क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े रईस, वहाँ पे थोड़ा कंट्री साइड के लोग अजीब ही लगते हैं ना, मतलब उनके स्टेटस को मैनेज नहीं कर सकते तो अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग अपना साइड में खड़े थे और आपस में ही बात कर रहे होते हैं। तभी फैन सिंह सभी को वो जब स्टॉप करके वापस से ट्रे रखने आता है तो फैन सिंह उसके कमर पे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से विंग छिहुल जाता है, कहता है ये क्या कर रहे हैं। फिर फैन सिंह कहता है मेरे साथ चलो तो कुछ काम है। विंग पहले तो नहीं जा रहा था पर बाद में कहता है जी ठीक है। फिर जब वो थोड़ा सा एली साइड में लेकर आता है, मतलब कि उस भीड़ से थोड़ा अलग, वहां पे फैन सिंह ना उसे विंग को ना दीवार पे पुश करके जैसे उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है वैसे विंग उसे धक्का देता था, एक थप्पड़ मार देता था, वहां से भागा था पार्टी में। वो वांग जी को ढूंढ ही रहा होता है बताने के लिए। तभी तो फैन सिंह आते ही कहता है डैड मॉम देखिए ये मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और इसने देखिए क्या किया। जो कि उसके जाने के बाद फैन सिंह ने अपने बॉडी पर खुद निशान लगा लिए हुए थे और उसे बहुत अजीब तरीके से निशान मारे हुए थे और शर्ट को थोड़ा सा फाड़ भी लिया हुआ था, जिसे देखने के बाद विंग कहता नहीं ये मैंने नहीं किया नहीं। तभी फैंसी उसके पास आते हुए कहता झूठ मत बोलो। तभी लैन लो आती है और विंग को 2 थप्पड़ लगाते हुए कहती है दिखा दिया अपना रंग, गाँव के हो ना, इसी वजह से। उसकी दादी आती हुई कहती है विंग बेटा क्या हुआ। वांगजी सब भी आ गया था। राती कहता क्या हुआ। विंग कहता मैंने नहीं किया जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फैंसी कहता गॉड ये मुझे ड्रिंक देने के बहाने इसने देखिए मेरे सर पे क्या किया, मेरे सर पे ड्रिंक गिराया एंड देन मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की। जब मैंने मना किया कि तुम वांगजी गाँव के प्राइवेट सर्वेंट्स हो, जो तुम उसके लिए काम करते हो, तो तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वांगजी को जो गुस्सा आ रहा था वो चिल्लाते कहता वी क्या ये सच है। विंग कहता नहीं ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं। दादी मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वांगजी उसे कहता है अभी चलो अभी यहाँ से। तभी उसके डैड कहते हैं ठहरो, वो कहीं नहीं जाएगा। फिर वो जियांग फेमियांग और जियांगियों को देखते हुए कहते भाई साहब मुझे माफ करे, मैंने आपके कहने पे इसे यहाँ पे काम पे रखा, लेकिन अगर ये ऐसी हरकतें करेगा, हमारे घर में 2-2 जवान बेटे और बेटियां हैं, मैं नहीं चाहता कि ये कुछ भी ऐसी ऐसी हरकतें करे, इसे अपने साथ ले जाए। विंग की उस भरी पार्टी में ना बेइज्जती हो गई थी। विंग रोते हुए उस पार्टी से बाहर भाग जाता है। उसकी दादी भी दौड़ते दौड़ते जब बाहर आती है तो उसकी छाती में ना दर्द होने लगा था। क्रिस भी बाहर भाग कर आया था जहाँ पर उसकी दादी को उठा करके बिठाया जाता है। विंग उसके पास आते हुए कहता दादी हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो हम यहाँ से चलते हैं। इतना बोल क्रिस से वो दादी को छुड़ाता है देन जाने लगता है। वांग जी जैसे ही आने को होता है उसके डैड कहते हैं वांग जी कहाँ जा रहे हो, वो एक नौकर है और अभी घर में रिसेप्शन पार्टी चल रही है तो तुम कहीं नहीं जाओगे, और अगर तुम गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जो कि पूरी फैमिली में उसके डैड की बात मानी जाती थी और साथ में उनकी फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव टाइप थी, मतलब नौकर है तो नौकर को नौकर के तरह ट्रीट करो टाइप से ऐसे। फैन सिंह जो कि अपने मकसद में कामयाब होने के साथ ही इविल स्माइल कर रहा था। लिसी उसके पास आते हुए कहती ब्रो कि क्या ड्रामा है। फैन सिंह कहते हैं ड्रामा तो अब शुरू होगा, पांगजी कक्का खुद को बहुत ज्यादा तीसमा खा समझते हैं ना, और कंपनी में भी हर जगह इंटरफेयर करते रहते हैं। हाँ जब मैंने उन्हें वो कंपनी देने के बारे में कहा तो मुझे बोला बच्चा हूँ नहीं कर सकता, मैं डुबा दूंगा। अब उनकी जिंदगी डूबती हुई नजर आ रही है मुझे लिसी। इतना बोल दोनों भाई बहन ना इसे दांत फाड़ रहे होते हैं।
वही वांग जी दांत पीसते हुए गुस्से का घूंट पीकर उस पार्टी में रह गया था। जियांग पेमियांग जियांग को भी बहुत शर्मिंदा फील हो रहा था, इसलिए पार्टी खत्म होने के साथ ही वो दोनों भी निकल गए थे। जियांग जिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो विंग के ऐसे ना बचाव में सीचन से कहते हैं कि विंग ऐसा नहीं है, विंग बहुत ज्यादा मासूम और भोला भाला है, वो कभी भी गलत चीजें नहीं कर सकता। लेकिन सीचेन जियांगचेन की बात नहीं मानते, क्योंकि उसने अभी जो देखा वो अपनी आंखों से देखा, और कोई भी अपने भाई का पक्ष लेता है, ना कि बाहर वालों का। तो जियांगचेन को भी विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग अपनी दादी के साथ बस पकड़ के सब कुछ वैसे का वैसा ही छोड़ के बिना एक भी कपड़ा कुछ भी लिए गांव के लिए रवाना हो चुका था। विंग पूरे रास्ते रोते हुए खुद से कह रहा था, मैंने इनके लिए इतना सब कुछ किया, पर इन्होंने मुझे एक बार रोकने भी नहीं आए। सच में बड़े लोग, उनकी बड़ी बड़ी बातें, उनका रहन सहन, उनका दिखावा, सब कुछ वैसे ही होता है। हम गरीब लोग तो बस नाम के गरीब होते हैं। हम उनकी जगह उनकी दुनिया में कभी नहीं जा सकते। मैं कैसे भूल गया कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं कैसे भूल गया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं कैसे भूल गया कि मैंने क्या कर दिया। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं मैंने क्या कर दिया। मुझे मुझे माफ कर दीजिए दादी, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी दादी उसे कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। दोनों दादी पोता रोते रोते घर आ जाते हैं। घर आने के बाद दादी और पोता दोनों को मन नहीं लग रहा था। वांग जी ने जो कुछ भी दिया हुआ था, वो सारी चीजें, वो सब देखते हुए विंग को गुस्सा भी आ रहा था, खुद से नफरत भी हो रही थी, उसे वांग जी की याद भी आ रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इधर विंग अब एज यूजुअली उस दिन दादी पोते ने तो कुछ भी नहीं किया, दोनों रोते धोते सो गए हुए थे। लेकिन वांग जी जब घर आता है तो उसे विंग नहीं मिलता है। उसने क्रिस को भेजा था ये कह के कि जाओ तुम उन दोनों को घर ले जाओ, पर वो दोनों वहां से सीधे निकल आए थे। वांग जी क्रिस को 3-4 पंच धरने के बाद कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आता मैंने क्या कहा था तुमसे। हाँ, क्रिस कहता है, सर आई एम सॉरी, पर उन्होंने कहा कि वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहते। वांग जी कहता है, सो व्हाट, उसने कहा नहीं रहना चाहता और तुमने जाने दिया। तुम भूल गए कि वो मेरा हस्बैंड है। तुमने कैसे जाने दिया उसे। हाँ, कैसे जाने दिया मुझे नहीं पता, पर सीसीटीवी फुटेज अभी के अभी रिकवर करके लाओ। मुझे देखना है कि क्या किया है फैंसिंग ने। मुझे जानना है कि उसने क्या किया। मैं उसे जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे विंग को हाथ लगाने की। हंग जी जब क्रिस को पीट रहा होता है तो सारे बटलर ऐसे सब सुन रहे होते, सबके तो हवाइयाँ उड़ गई थी, क्योंकि जब उसने हस्बैंड वर्ड मेंशन किया। और हालांकि हेड बटलर और उनकी वाइफ को तो पता था ही कि वांग जी जिस तरह से विंग को ट्रीट करता है, कुछ तो स्पेशल रिश्ता है इनका। आज फाइनली कंफर्म हो गया कि वो उसका हस्बैंड है। सबको पता है कि जो चेंगो जुन सर है वो कितने ज्यादा खड़ूस अड़ियल है। वो इन सभी चीजों को दरकिनार करते हैं, देन छोटे लोगों को छोटे तरह बिहेव करते हैं, दैट्स व्हाई। तो वो सब भी ये सभी चीजों को समझ रहे होते हैं। वांग जी गुस्से के मारे अपने कमरे में आकर चीख रहा होता है, क्योंकि आज उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बिना कपड़ा उपड़ा बदले बेड पर आकर लेट जाता है पेट के बल। विंग के साइड ना हाथ करते हुए कहता, विंग तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पिछले 1 मंथ से हमारा रिश्ता कितना खूबसूरत था, क्यों लेके गया मैं तुम्हें वहां। मुझे नहीं लेके जाना चाहिए था, तुम्हें यही रहने देना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस ले आऊंगा, बहुत जल्द। तुम मेरे पास होके, और मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ लेके आऊंगा। इतना बोलते हुए वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन वांग जी के पास क्रेज खड़ा था। बेचारा अपना टूटा हुआ दांत मुंह दे करके, उसको पीटा हुआ था वांग जी ने। तो जब फोटोज वगैरह देखता है तो कहता है, सर ये देखिए, फैंसिंग सर ने खुद जानबूझ के ये सब कुछ किया। वांग जी इतने देर का क्लिप उसे एडिट करवाने को बोलता है। बिंग क्रिस बेचारा चुपचाप सारा काम कर देता है। उसके बाद शाम के टाइम पे वांग जी वापस से लैंड मेंशन आता है, जिसे देखते ही उसके डैड कहते हैं, वांग जी कैसे आना हुआ। वांग जी कहता है, डैड मुझे कुछ चीजों को क्लियर करना है। उसके डैड कहते हैं, और वो क्या है। वांग जी उसे कहता है, डैड ये देखिए। फिर वो फोटो दिखाता है जहाँ पे अंकल कहते हैं, फैंसी ये सभी चीजें क्या है बेटा। फैंसी कहता है, नो डैड मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ है। वांग जी कहता है, डैड ये झूठ है तो फिर ये क्या है फैंसी। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसे इस तरह से सेड्यूस करने की और उसे परेशान करने की। हाँ, तो फैंसी कहता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, वो नौकर ही तो था, आप उसकी जगह पे दूसरा क्यों नहीं ले आते। उसमें ऐसा क्या है। वांग जी को तो मन कर रहा था उठ के 2 थप्पड़ थोपी धर दे, चल निकल इधर से, तू बहुत बोले छी, टंगिया तोड़ के हाथिया में दे दो वो, ऐसे करके। बट बेचारा मेरा घूंट पी जाता, कहना डैड आप उसे वापस ले आए। उसके डैड कहते नहीं, अब वो चला गया है तो वो अब वापस नहीं आएगा। वांग जी कहता, डैड। उसके डैड कहते हैं, वांग जी वो एक नौकर था,
उसके लिए तुम इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो? अंगजी गुस्से का घूंट पीता हुआ वहां से वो निकल जाता है। वो विंग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जियांग फेमियांग के घर पे भी कॉल करता है, पर फेमियांग अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दैट्स वाई वो फोन ना मतलब उठाने के बाद बहाना बना देते या उठाते ही नहीं। आरवांग जी ना बौखला गया था विंग से बात करने के लिए, उसे सुनने के लिए। इधर विंग जो कि सुबह उठकर एज यूजुअली खेत में काम करने चला गया था अपनी दादी की मदद करने के लिए, और वापस से घर आकर अपना काम कर रहा था। धीरे धीरे करके ना 7-8 दिन बीत गए थे। वांग जी ने पूरा इधर सर से पांव तक के पूरा जोर लगा लिया था कि वो कैसे भी करके विंग को वापस लेके आएगा, बट विंग के लाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। वांग जी उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को क्या करे ऐसा कि वो मतलब वापस लेकर आ जाए। और वो क्रिस से कहता है कि क्रिस, क्या तुम पता कर सकते हो कि ये ठीक है या नहीं? क्रिस भी अपना पूरा सोर्स लगा चुका था। कुछ कुछ लोगों से जब वो बात करता है तो पता चलता है कि विंग का ना रिश्ता तय हो गया है। ये सुनते ही भांगजी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहता, क्या कहा तुमने? वहीं हम देखते हैं 2 दिन पहले विंग एज यूजुअली जब सो के उठता है तो उसे मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी और वो उल्टी करने लगा था, जिसकी वजह से उसकी दादी को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो वो उसको चेक कराने के लिए बोलते हैं। तो जब चेक कराते हैं तो पता चलता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं। विंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है। जब दादी को पता चलता है कि विंग की ऐसी ऐसी हालत है तो वो विंग को ना बुला फुसला कर पूछती कि क्या बात है बेटा। विंग सब कुछ बता देता है, जिसे सुनने के बाद अब उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जियांग फेमियांग को जियांग को बुलाकर लाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। अब गांव में होता है ना कि ऐसी चीजें होती है तो इज्जत ढकने के लिए ना जल्दी से शादी करवा देते हैं। तो विंग का रिश्ता ना अपने ही रिश्तेदार के यहाँ पे सेट करवा दिया था, ताकि अभी शादी हो जाएगा तो बेबी अभी हुआ भी नहीं है तो बात संभल जाएगी। विंग भी इसके लिए मना नहीं करता है और वो राजी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जब ये सब कुछ कर चुका है तो ये सिम्टम्स होने ही थे। उसने वांगजी को मना किया था लेकिन वांगजी माना नहीं था, जिसके बाद ये परिणाम निकल के आया था। और उसे ये भी उम्मीद थी कि वांगजी उसे लेने नहीं आएगा, क्योंकि इतने दिन हो चुके थे और करीबन 10 दिन हो गए थे, तो वांगजी अभी तक नहीं आया था, जिसकी वजह से विंग हाँ कर देता है। अब इधर वांगजी जब पूछता है कि शादी कब है तो क्रिस कहता है सर अगले 2 दिन में है। वांगजी घर आता है सभी फैमिली वालों को मनाने के लिए कि वो विंग को वापस लेकर आए, पर सब फैमिली वाले वापस से कहते हैं कि एक नौकर के लिए तुम इतना क्यों ये कर रहे हो, वो नहीं आएगा। वांगजी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दैट्स वो वहां से निकलते कहता क्रिस, हम अभी चलेंगे तो पहुंच जाएंगे ना टाइम पे? तो क्रिस कहता है हाँ सर हम पहुंच जाएंगे, बट आप करने क्या वाले हो? वो कहता है अपने साथ कुछ कार्ड्स ले लो। क्रिस को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वांगजी ने ऐसा क्यों बोला। फिर वो अपने साथ कुछ गार्ड्स को लेता है एंड देन वहां से वो लोग गांव के लिए निकल आते हैं। जब वो लोग वहां आते हैं तो ऑलरेडी गांव में ना पूरा शादी का माहौल क्रिएट हो रखा था। तो वो जैसे वहां आता है तो देखता है कि विंग ना मंडप के पास खड़ा है जहाँ पे इनका शादी होने वाला था। वहां पे इंसिस्टर हॉल के पास खड़ा है और उसके सामने में उसका दूल्हा भी खड़ा है। वंग जी आते ही अपना गन निकालता है, हवा में फायर करता है। सारे लोग तो डर के मारे एक कोने लग गए थे। वंग जी आते ही कहता, क्या तुम भूल गए हो हमारी शादी हो चुकी है? विंग आंसू भरे आंख से उसे देखते हुए कहता, पर हमारी शादी कब हुई? वंग जी से कहता, वो एग्रीमेंट जिसपे तुमने साइन किया था वो हमारी शादी है, ये पेपर्स थे, और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो हम अभी करने वाले हैं। इतना बोल उसको दूल्हे की तरफ देख रखा था, यहाँ से जाओ। वो कहता बट मेरी इससे। वंग जी कहता क्रैश। बेचारे 2 पंटर आते हैं उसको पकड़ के साइड कर देते, बोल भी तू चल साइड हो, कोना पकड़, चल चल उधर चल, हाँ गुड गुड उधर ही खड़ी रहो ठीक है। वंग जी उसका हाथ पकड़ता है, गन में हाथ में गन लिए हुए था और सबको बोलता है जो भी रिचुअल है जल्दी पूरा करो। कपड़ा भी नहीं बदला था, कोट पैंट ही पहना हुआ था, बेचारा हमारा विंग ट्रेडिशन कपड़े में था। फिर इसके साथ वो सारे मंत्र वगैरह चैंट करना स्टार्ट करता है। विंग तो रो रहा था, वंग जी कहता पढ़ो अभी के अभी। विंग भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फिर वो इंसिस्टेंटर को प्रूव करते हैं, फिर दादी के पास आकर आशीर्वाद लेते हैं और वांग जी उसे कहता है फाइनली हमारी शादी हो गई। जियांग फेमियांग कहते हैं बेटा ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है वही जो मुझे करना चाहिए, ये बच्चा मेरा है और ये भी, तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि इस बच्चे को उसका बाप का नाम मिल जाएगा, है ना? दादी आप चिंता ना करें, मैं विंग का हमेशा हमेशा ख्याल रखूंगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, और इतने लेट से आने के लिए मुझे माफ कर दे। इतना बोल बिना कुछ दिए लिए कुछ भी सिम ऐसे कुछ किए सीधे विंग को कार में डालता है एंड देन वहां से उनका कारों का काफिला वापस निकल जाता है। अब इधर जियांग फेमियांग चेंगोजुन को कॉल करके सारे मसलात समझा देता है। ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे शादी हुई और ऐसे चला गया है। वांग जी घर आए और उनका स्वागत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब घर पहुंचते ही पूरे फैमिली वाले
वांग जी के वांगसियन मैंसन में पहले से मौजूद थे। सारे बटलर एक तरफ थे। वांग जी विंग को लेकर जैसे ही घर आता है तो सारे फैमिली वाले विंग को देखकर शॉक्ड और वांग जी को भी देखकर शॉक्ड। तो लैनी कहती है ये सब क्या है बेटा। वांग जी कहता है मॉम डैड मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। एक्चुअली में मैं विंग को पसंद करता हूँ और मैं आप लोगों से कहता कि मुझे इससे शादी करनी है तो आप लोग मना करते क्योंकि विंग की एज उतनी नहीं हुई थी। अभी वो 20 साल का भी नहीं हुआ था जिस वजह से मुझे रुकना पड़ता। इसीलिए मैंने विंग को अपना पर्सनल सर्वेंट बनाया। मुझे माफ कर दीजिए लेकिन जिस दिन मैं उसे लेकर आया उसी दिन मैंने उससे शादी कर ली। सारे फैमिली वाले के पैर तले तो जमीन ही खिसक गया था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो वो कहता है आप चाहे तो लॉयर से पूछ सकते हैं। तो किस ना लॉयर से बात करवाता है मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। जब फैंसिंग देखता है तो सच में इनकी शादी पहले से ही हो रखी थी और आज भी इन लोगों ने कर ली हुई थी। इसके डैड कहते हैं पर जो भी हो तुम्हें हमें कम से कम बताना चाहिए। फौजी कहता क्या बताओ और मैंने आप लोगों से इतनी बार कहा कि मुझे प्लीज विंग ला कर दे क्योंकि विंग मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। सारे फैमिली वाले के तो और तोते उड़ गए थे और कहते क्या कह रहे हो। फौजी कहता है हाँ ये मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है और मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। पहले तो उसकी फैमिली वाले कहते हैं क्या पता ये बच्चा किसी और वांगजी चिल्लाते कहता डैड बस कीजिए। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मुझे आप लोगों को यकीन दिलाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आज विंग से शादी कर ली है। मेरा अपना खुद का बिजनेस है और ये मेरा पार्टनर है तो मैं इसकी देखभाल कर सकता हूँ। सारे फैमिली वाले उस समय तो गुस्से के मारे दांत पीसते वहां से चले जाते हैं। एक जियांग जिंग था जो कि विंग के लिए थोड़ा सा खुश था क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था कि विंग को उसका हक मिल गया। तो सारे लोग वहां से चले गए थे लेकिन फैन सिंह जो कि विंग को देख रहा होता है वांग जी उसे कहता है ठहरो। और उसके बाद विंग को ऐसे होल्ड करते हुए कहता है ये तुम्हारा मेरा हस्बैंड है तो इसे तमीज से अदब से बात करना और इज्जत से। अगर दोबारा अपनी गंदी नजरें इस पर डाली ना तुम्हारे हाथ पर सारे तोड़ दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। हंसिंग कहता है क्या ब्रो मैं भी तो इसे यही करना चाहता जो आप कर रहे हो। वांग जी को जो छाव उठा था पहले से ही 2-3 मुक्का धर के कूट देता रहा। कहता बोल ले तू नहीं बेटा तुम ही बोल लो। कूटने के बाद कहता है आज के बाद मेरे घर में आने की जरूरत भी मत करना समझे ना निकलो यहाँ से। फिर से उसको ले जाकर बाहर फेंक देता है। सारे फैमिली वाले उसे उठा पुठा कर ले जाते हैं। हर सब लोग गुस्सा हुए पड़े थे वांग जी से पर वांग जी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो विंग को देखता है जो कि विंग बहुत रो रहा था। वांग जी सारे सबंस को बोलता है तुम सबको पता है ना ये कौन है। सारे सबंस बस हाँ हूँ कर देते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है जा सकते हो। और क्रिस बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता हुआ ऊपर लेकर आता है। उसे बिठाता है उसके जूते उतारता है जो कि शादी वाले जूते थे ब्लैक कलर के पहने थे। उसके हार्मफुल वगैरह जो पहना था उसे जब खोल रहा था तो विंग कहता है आपने सच में मुझसे शादी की थी। हम जी कहता है हाँ सच में की थी तो मैं नहीं पता था और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। विंग विंग कहता है पर कम से कम मुझे बता तो देते। वांग जी कहता है तुम्हें अपना समझना चाहिए ना बुद्धू। बिना शादी किए मैं तुम्हारे साथ फिजिकल कैसे हो सकता था। तुम्हें मैं इतना ज्यादा फॉरवर्ड लगता हूँ। विंग धीरे से कहता है हाँ वो तो हो। वांग जी हंसते हुए कहता है तुमने मेरी जान निकाल दी थी। तुम जानते हो इन 8 दिनों में मैं कितना ज्यादा तड़पा हूँ कितना ज्यादा मुझे तुम्हारी याद आई है तुम सोच भी नहीं सकते। इसमें विंग कहता है मुझे माफ कर दे पर मैं क्या करता। मैं कैसे आपसे बात करता मेरे पास तो बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। धमजी से कहता है वो तो है। इस 8 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है विंग। तुम्हारे वार्मनेस को इस बेड को इस कमरे को हर एक चीज को। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम मेरे साथ रहोगे हमारा बच्चा साथ रहेगा। विंग कहता है पर फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं रज्जी। हाँ जी कहता उन्हें मनाना किसे है। हाँ देखो मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूँ कि अगर फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं ना तो जब बेबी आ जाएंगे तो हम उन्हें मना लेंगे है ना। पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता विंग प्लीज। इतना बोल वांग जी विंग को गले लगा लेता है और उसे कंसोल करते हुए कहता है आई लव यू विंग। विंग बहुत ज्यादा खुश था और उसे कहता है नीतू। विंग हंसते हुए वांग जी हंसते हुए कहता तुमने सीख लिया। विंग कहता वांग जी कहता है मैं तुम्हारे साथ वो सभी चीजें करना चाहता हूँ पर मुझे पता है बेबी हार्म हो जाएगा ना। दैट्स वाई मैं ऊपर ऊपर से करूँ। विंग उसे कुछ नहीं कहता। मुझे कहता आज हमारी शादी हुई है विंग। विंग धीरे से ना लेट जाता है। वांग जी को अच्छा लग रहा होता है ये सभी चीजें। फिर वांग जी और विंग दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं पर विंग की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और फिर वो दोनों सो जाते हैं।
हालांकि घर में सभी को वांग जी ने बता दिया हुआ था कि वो और विंग पति पत्नी है, हस्बैंड एंड हस्बैंड है। दैट्स वाई सभी लोग विंग को एज अ पहले भी अच्छे से ट्रीट करते थे और अभी जानने के बाद तो और अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। वही हेड बटलर और उनकी वाइफ को हमेशा से ये पता ही था कि वांग जी और विंग के बीच में कुछ तो चल रहा है, जिसकी वजह से जो सर है वो इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं विंग को लेकर के। दैट्स वाई तो जो हमारा विंग था पीसफुली वांग जी के साथ में क्वालिटी टाइम नाइट स्पेंड करने के साथ सो चुका था, क्योंकि आज उनकी दोबारा से वेडिंग हुई थी। दैट्स वाई अब हालांकि लैंड मेंशन में पूरा खलबली मचा हुआ था। वो होता ना, हो गया है दिल मेरा, वो गाना है ना, खली बली हो गया है दिल, तो उधर ना खली बली चल रही होती है। अंकल और साथ में जो चैंगोचुन थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं इसे, देखा 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 देखा, ये लड़का बड़ा होते ही किसी की बात नहीं मानता है। पहले तो फैमिली से अलग होकर के अलग घर में जाकर शिफ्ट हो गया, अपनी मर्जी से शादी भी कर ली, पर्सनल सर्वेंट के नाम पर शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और अब हमारी नाक कटा के मानेगा ये, ऐसे बोलते हो ना, गुस्सा कर रहे होते हैं। अंकल किरण भी अपने भाई को समझा रहे होते हैं, देन साथ में वो भी गुस्सा कर रहे होते हैं। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो बड़े लोगों की नजर में ये चीजें गलत होती है, बट वांग जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, क्योंकि उसने विंग से शादी करी थी, बच्चा उसका था। अगर इस हालत में वो छोड़ देता, विंग की शादी अगर किसी और से भी हो जाती, तो उसको जीवन भर का ये ताना मिलता और वो नरक से भी बदतर जिंदगी जीता। लेकिन हमारे वांगसियन तो हमारे वांगसियन है ना, लाइक वांगजिया अपने विंग को छोड़ ही नहीं सकता। दैट्स वाई तो उसने शादी करके अपने बच्चे को अपना नाम दे करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है। अब इसके लिए थोड़े पेरेंट्स तो बुरे मानते ही है, बाद में मना लेगा ये। तो हमारे अंकल जी जो है ना, वो दांत पीस रहे होते, खसोट रहे होते बुड्ढे, और वो बोल रहे थे, ये लड़का को तो मैं टांग तोड़ दूंगा, घर आने दो, मैं इससे बात नहीं करूंगा, कंपनी से निकाल दूंगा, घर से निकाल दूंगा, सभी चीज ऐसे ना टैंट्रम थ्रो कर रहे होते हैं। लैंस सिचन उसे कहते हैं डैड से, डैड अब जब उसने शादी कर ली है तो हम क्या कर सकते हैं। चंगोचन कहते हैं, तुम तो चुप ही रहो, समझे ना, ना मैं उस गांव में साथ जाता और ना ही ये सब कुछ होता। और वो जंग को देखकर बोल रहा होता है, और डिस्कस्टिंग इतना बोलकर ऊपर चले जाते हैं। बेचारे जंग की भी लगी पड़ी हुई थी। सिचन उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, पिताजी थोड़े से गुस्से में है, वो बाद में मान जाएंगे। लैनी भी बहुत ज्यादा परेशान थी, पर बच्चे के बारे में सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। तो वो सीचन से कहती है कि कल वांगजी से मिलकर आना, ताकि पता तो चले कि विंग ठीक है या नहीं। और हाँ, उसे कहना कि बच्चा का ध्यान रखे और हॉस्पिटल जाकर चेक करवाए, और साथ में जो भी डॉक्टर बोले वो सभी चीजें करने के लिए, क्योंकि लैनी दादी बनने वाली थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और भाई उनके खानदान का वारिस आ रहा है, उसे कैसे नहीं अच्छा लगेगा। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा सैमसंग था, वो दांत खसोट रहा होता है अपने रूम में और खुद से कह रहा होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, जिस चीज पे मेरी नजर पड़ जाए वो मेरा होना चाहिए, ना कि किसी और का। और ये सोचते हुए वो एक इविल स्माइल कर रहा होता है। लीजी आते हुए कहती है, तू ना भाई से कुट के रहेगा, तू बढ़िया से कुटाएगा, तो जब तक कुटाएगा ही नहीं तो मेरा दिमाग ठिकाने नहीं आएंगे। जैसे फैंसिंग कहता है, वाट एवर, मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए, अब वो भाई का हो या फिर मेरा हो, क्या फर्क पड़ता है, हम बांट लेंगे ना। इतना सुना हुआ है तो लीसी कहती है, भाई नहीं है, वरना तुम्हारे दो टुकड़े कर देते और फेंक देते इधर से। इतना बोल लीसी वहां से चली जाती है। और इधर जो हमारा विंग था, वो पीसफुली सो रहा होता है। वांग जी रात में उठ करके, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं विंग को कुछ हो ना गया हो, चला ना गया हो, जिसकी वजह से वो रात को उठ करके विंग को देखता है, तो विंग ना आराम से सो रहा होता है, एकदम नन्नू बाबू की तरह। फिर उसको कंबल से टक कर देता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है, क्योंकि विंग काफी खा चुका था, थका हुआ भी था, तो वो एकदम घोड़े बेच के सो रहा होता है। उसके बाद वांग जी उसे बाहों में लेते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है, एंड देन कहता है, फाइनली अब जाके राहत लग रहा है। लग रहा था कि कैसे बताऊं तुम्हें, पर हाँ, कभी कभी चीजें कुछ उलझ जाती है, पर जो भी होता है सच में अच्छे के लिए ही होता है। ये बोलकर वांगजी भी सो जाता है। अब हालांकि वांगजी एक तरह से निश्चिंत हो गया था। दैट्स व्हाई सुबह सुबह जब विंग की नींद खुलती है तो देखता है कि वांगजी बेड पर नहीं है। विंग धीरे से अपने टमी को पकड़ते हुए मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा होता है अपनी बेबी को टच करते हुए। और उसे कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं, और तुम अपने बाबा की तरह एक अच्छे आदमी बनना, बड़ा बिजनेसमैन बनना, है ना। इतना वो बोल ही रहा होता है कि वॉशरूम का गेट ओपन हो जाता है, जिसे देखकर विंग की तो आंखें ना बाहर ही आ गई थी। अब हालांकि हमारा वांगजी बेड पे उसे मैस करते हुए नीकेड होता था, वो अलग बात था, लेकिन हमारा वांगजी भी लाइक ढीठ, नहीं अब तो हम ऐसे ही रहेंगे, बिना टॉवल रैप मारे सीधे वॉशरूम से अंदर आ गया हुआ था, जिसे देखते विंग फटक से अपनी आंखें बंद करते, ये क्या है। वांगजी हंसते हुए कहता है, क्यों
रात को तो देखा ही था, अभी देखने में क्या दिक्कत है? विंग इस पे कहता है, पॉवर्ट कहीं के, आप बहुत बेशरम है, आपको नहीं लगता कि आपको इस तरह से बिना कपड़ों के नहीं घूमना चाहिए? वंग जी कहता है, पर मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो। विंग ऐसे ना बिना अपने फेस को दूसरी तरफ दोनों हाथ से ऐसे कवर किए हुए था, चंदा मामा बना के हाथ को। देन कहता है, वो तो मतलब कि आप जाके कपड़े पहन लीजिए। वंग जी हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हारा हस्बैंड इतना ज्यादा हैंडसम है, बॉडी उसकी अच्छी है, ऐसे हैंडसम हस्बैंड कहाँ मिलेगा तुम्हें? तो विंग अपने मन में कहता है, हाँ वो तो है, पर देखने के बाद मुझे शर्म आ रही है, उसका क्या करूं मैं? बेड पे वो टच, आई मीन मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, हाँ। फिर कहता, आप जाके कपड़े पहन लो ना। वंग जी उसके हैंड हटाते हुए कहता, पहले मुझे एक बार देखो। और वंग जी ना ऐसे मुस्कुरा रहा होता है एकदम अंदर से, होता है उसके अंदर, मतलब वो बहुत सारे ना बुलबुले फूट रहे होते हैं। तो विंग ऐसे ना थोड़ा सा अपनी नजरों को ऐसे धीरे 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 शरमाते हुए उसकी तरफ करता है, देन देख कर कहता है, आप बहुत दोस्त है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। भांग जी कहता है, कुछ फील हो रहा है? विंग कहता है, नहीं मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। इतना बोलकर जैसे वो उतरता है, उसके टमी में ना झोंका लगने की वजह से दर्द हो जाता है। तो वंग जी फटाक से उसके पास आते कहते, विंग कर क्या रहे हो? अच्छा पापा ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, मैं टॉवल रैप करके आऊंगा, ओके ना? बैठो ठीक है ना? वो ऐसे बैठ करके उसको संभालता है पहले, जहाँ पे विंग टमी पकड़े हुए था। कहता, ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाऊं? विंग कहता, नहीं नहीं, तो थोड़ा सा। वांग जी कहता है, हटो हटो, मैंने कहा हटाओ हाथ। फिर उसके हैंड को हटाकर वांग जी ने वहां पे हल्का हल्का मसाज करना स्टार्ट करता है, फिर पैन के अंदर हाथ डालता है। तो विंग कहता है, ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, बस मसाज कर रहा हूँ, रिलैक्स्ड, ओके ना? फिर विंग कि ऐसे ना नाभि के नीचे जहाँ पे दर्द हो रहा था वहां पे हल्का हल्का प्रेस देना स्टार्ट करता है। तो विंग को अच्छा लग रहा होता है। विंग वांग जी को देख रहा होता है और शर्माते हुए दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वांग जी कहता, बुद्धू कहीं के। फिर उसको कहता है, लेट जाओ, अभी के अभी लेटो। विंग लेटा हुआ था। फिर वांग जी वहां से टन टन आते हुए चेंजिंग रूम में जाता है, अपने कपड़े वगैरह पहन करके कोट लेकर बाहर आ जाता है। उसके पास आते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, ठीक हो? विंग कहता, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, ऐसे दोबारा कभी नहीं उठोगे, आराम से करवट लेकर आराम से उतरोगे, और अगर अपना ध्यान नहीं रखा ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। विंग कहता, नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगा जी। वांग जी कहता है, गुड बॉय, चलो वॉशरूम जाओ। अरे तो बोलकर वांग जी बैठा हुआ था। फिर विंग जब चला जाता है तो अपना घड़ी और जो वॉलेट वगैरह सब जो लेना होता है, तो अपना वो सब छोटे छोटे चीज अपना इकट्ठा कर रहा होता है ऑफिस जाने के लिए। तब तक विंग भी फ्रेश वगैरह होने के लिए चला गया था। वांग जी वेट कर रहा था कि विंग बाहर आएगा तो कोट उसे पहनाएगा इसके लिए। तो जब विंग बाहर आता है तो वांग जी उसके पास आते हुए कहता, अपनी ड्यूटी पूरी करो। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है जी। फिर वो कोट ले लेता है, देन विंग उसे पहनाने लगता है पीछे से। वांग जी पहन लेता है, फिर विंग आगे आकर उस कोट को लगा रहा होता है। तो वांग जी उसे कमर से पकड़ते हुए कहता है, अपना ध्यान रखोगे ना? विंग कहता है, हाँ रखूंगा। वांग जी कहता है, प्रॉमिस करो, तुम्हें और बेबी कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? तो विंग कहता है, वांग जी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, यकीन नहीं होता, इतनी जल्दी मुझे दोनों खुशियां मिल गई, तुम भी और बेबी भी। ये बोलते हुए वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन किस करना शुरू कर देता है। विंग जो कि भी जस्ट फ्रेश होकर आया था, तो मिंट वाला स्मेल वांग जी को और ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके लिप्स को ना और पैशनेटली किस करने लगा था। विंग की तो पूरी बॉडी सेक हो रही थी, पर विंग को भी ये एहसास अब अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे इसका मायने पता चल रहा था। उसके पीठ में ना, पहले तो विंग को लगता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, दैट्स व्हाई वांग जी ने कहा है तो उसे करना पड़ेगा क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। लेकिन फर्स्ट टाइम वांग जी के पेट में बटरफ्लाईज उड़ रहे थे। ओह सॉरी, विंग 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 के पेट में ना बटरफ्लाईज उड़ रहे थे, एंड देन वो इस एहसास को फील कर पा रहा था कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी को लाइक करते हो, वो होता है ना एक अलग सा गूज बम्स, लाइट लाइट वेट बॉडी हो जाना, एंड देन मीठा मीठा एहसास होना उस शख्स को लेकर के, एक अलग सा ये रोमांचित वाला माहौल फील करना। तो वो सभी चीजें ना विंग फील कर रहा था। जब किस करके क्लोजली वो हटता है तो विंग ना शर्माते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए वांग जी को देखता है, क्योंकि विंग बहुत अराउज्ड हो गया था। वांग जी उसे देखकर कहता, क्या हुआ? विंग कहता, कुछ भी नहीं। वांग जी फिर उसे गले लगा लेता है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी उसे गोद में उठाकर नीचे लेकर आ जाता है। विंग ये सभी चीजों को देखकर ना एक एक अलग से जोन में जा रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ इस तरह से 360 डिग्री तक टर्न हो जाएगी। फिर वांग जी और विंग दोनों बेड ऐसे डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। दोनों के लिए नाश्ता लगा दिया जाता है। विंग जब उस सभी चीजों को देखता है, उसे वॉमिट फील होने लगा था, तो वो भाग जाता है वॉमिट करने। तो वांग जी भी उसे आकर ऐसे कंसोल करता है। तो जो हेड लड़की वाइफ थी ना, वो कहती, सर
अब जाके बैठिए, मैं देखती हूँ। ये सुबह सुबह मॉर्निंग सीकनेस है और ये होता है 11 बजे के बाद, ये ठीक हो जाएंगे और दवाई वगैरह चलेगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 2 महीने तक रहता है, किसी किसी को 3 मंथ या किसी किसी को 5 मंथ, तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देंगे दवाई का। तो बहू जी कहता है सब कुछ ठीक है ना? तो वो कहती है सब ठीक है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। बहू जी कहता है दोपहर में इसे लेकर के आ जाइएगा, मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? तो वो हाँ में सर हिला देता है। फिर विंग आकर बैठ गया था तो उसे नींबू पानी दिया जाता है वो, ताकि उसे थोड़ा सा डिटॉक्स फील हो। तो वो पी करके बैठा हुआ था। तो वांग जी कहता है नाश्ता नहीं करना? विंग कहता मैं बाद में कर दूंगा जी। फिर वांग जी नाश्ता करने के बाद विंग के फोरहेड पे किस करता हुआ वहां से चला जाता है ऑफिस, ये बोलकर कि आप आ जाइएगा इन्हें लेकर के। उसके चले जाने के बाद हेड बटलर और उनकी वाइफ दोनों आके बैठी हुई थी। तो विंग शर्माते हुए कहता है आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो दोनों कहते हैं बुद्धू हो तुम एक नंबर की। तो विंग कहता पर मैंने कुछ नहीं किया सच में। वो कहती है अरे बाबा, जब वो तुम्हें यहाँ लेकर आए थे और जब तुम्हें वो अपने रूम में लेकर गए और ये सभी चीजें करने को कहा तो तुम्हें समझना चाहिए ना। विंग कहता है मुझे क्या समझना चाहिए था? फिर से जो हेड वर्कर की वाइफ थी उसके माथे पे से टुन से करते हुए कहती, क्योंकि वो बड़ी थी, बुद्धू कहीं के, बुद्धू के बुद्धू रह जाओगे। विंग कहता पर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तो कहती नहीं, मतलब ये कि जो बड़े छोटे बाबा है ना, जब तुम्हें वो यहाँ लेकर आए थे ना, जिस तरह से वो तुम्हारी परवाह कर रहे थे, तुम्हारे बारे में सोचते थे, तुम्हारा ध्यान रखते थे, तुम्हें समझना चाहिए था ना कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। तो फिर विंग ना बहुत मासूमियत के साथ में कहता तो फिर उन्होंने मुझे सॉबिन बना नौकर बना के क्यों लाया? तो हेड बिल्डर कहते हैं क्योंकि जो इनके बाबा है ना और उनके अंकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, रूल्स फॉलो करते हैं और ऐसे ही अपने से नीच तबके के लोगों के साथ ना उनका, आप जानते हो ना बड़े लोगों की बड़े चोचलों वाली सोच, छोटे लोगों के साथ नहीं रहना, उठना बैठना नहीं, नौकर को नौकर ही समझना है। तो ऐसे मेंटालिटी के हैं। तो जब अगर छोटे बाबा उन्हें बोलते कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं तो वो कभी नहीं होने देते। और वो तुम्हें क्या बनाकर लाए थे? सॉवेंट, है ना? तो विंग कहता दैट्स वाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो शायद से उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। विंग समझ गया था कि वो साइन और वो सभी चीजें। तो वंग जी ने एक प्रॉपर वे में विंग से शादी करने के बाद ये सभी चीजें किया था, इसलिए विंग हंस रहा होता है। तो जो हेड वेटर की वाइफ थी कहती क्या हुआ? विंग कहता कुछ नहीं। वो लोग भी कुछ नहीं कहते क्योंकि विंग को कुछ याद आ रहा था, तो वो लोग भी समझ गए होंगे भाई थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है। उसके बाद कहते खा लो। फिर उसके लिए अच्छा सा सूप बनाते ताकि प्रेगनेंसी में वो हेल्दी भी हो, और विंग के टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग पूछ करके बनाते हैं। तो विंग थोड़ा बहुत खा लेता है। फिर जो वो थोड़ा आराम करने चला जाता है। दोपहर में विंग को लेकर हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पे विंग वंग जी खुद, क्रिस भी आया हुआ था और वो जो हेड वेटर की वाइफ थी वो भी आई हुई थी। तो उसके साथ ना पूरा चेकअप करवा करके दवाई वगैरह ले करके उसे भी समझा दिया जाता है कि विंग को कैसे केयर करना है जब वो ना रहे। और साथ में वंग जी भी सभी चीजें समझता है क्योंकि मेल प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी, दैट्स वाई। तो ये सभी चीजें करने के बाद फिर वो सब पहले विंग को लेकर घर आते हैं। विंग को ला करके बेड पे लिटा दिया जाता है क्योंकि उसे 2-3 मंथ के लिए बेड रेस्ट दिया गया था। सुबह सुबह वॉक, हल्का हल्का, शाम में हल्का हल्का वॉक और बेड रेस्ट, क्योंकि अगर अभी बेड रेस्ट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट्स वाई। ये बोल करके फिर वांग जी नीचे आ जाता है। फिर खाने का पूरा डाइट चार्ट जो था वो सभी चीजें प्रॉपर वे में तैयार वार करके हेड बिल्डर को समझा करके, उनको समझा करके जब वो जाने लगता है तो जाते जाते हेड बिल्डर से कहता है अंकल आपने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है, प्लीज मेरी वाइफी का ध्यान रखिएगा। इतना बोलते वक्त ना वंगजी ना थोड़ा सा नम पड़ गया था, आंखें उसकी बहुत सॉफ्ट थी, जैसे कि मानो रो देगा। क्रिस को भी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इस वक्त में लैंड फैमिली से कोई एक होना चाहिए था विंग के हेल्प के लिए, बट कोई भी नहीं था। वही दूसरी तरफ वंग जी क्रिस से कहता है कि उनकी दादी को यहाँ बुला के ले आओ ताकि वो अपने दादी के साथ रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। क्रिस भी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद फिर वो लोग ऑफिस चले जाते। ऑलरेडी शाम हो चुका था बट फिर भी ऑफिस का काम खत्म करना था। ऑफिस में आने के बाद सीचन जब उससे मिलने आते हैं तो वांगजी तो पहले मुंह बना के देख रहा होता है। सीचन कहता है हे वेट, मैं डैड नहीं हूँ जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। मैं तो बस ये बताने आया था कि मॉम ने कहा है कि विंग का ध्यान रखे, खाने पीने से लेकर के वो तमाम चीजें जो डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करके दे। और दूसरी बात ये कि अगर तुम नहीं कर सकते हो तो उसकी दादी को बुला दो, तो वो कर लेंगी। वांग जी को ये अच्छा लग रहा था। एंदन कहता है ब्रो आपको बुरा नहीं लग रहा? तो सिचन कहता है नहीं, मुझे बुरा तो तब लगा था जब तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे थे और उस पर ध्यान दे रहे थे। मुझे लगा शायद वो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हें इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो वंग जी कुछ नहीं कहता और कहता
फिर कहता है ओके डैड मान जाएंगे, चिंता मत करो। बंग जी कहता है वॉटेवर, माने या ना माने, बट वो मेरा है और मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। इतना बोल वो अपना काम कर रहा होता है। तो सीचन कहते तुम्हें डर नहीं लगता डैड ने अगर तुम्हें कंपनी से निकाल दिया तो? बंग जी एक कूल नजर देखता और कहता है अगर निकाल दिया तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो अपना काम कर रहा होता है और कहता हाँ प्लीज जल्दी बता दीजिएगा ताकि मैं दूसरा जॉब ढूंढ सकूं। सीजन कहता है उप्स इतना ओवर कॉन्फिडेंस। जी कहता है क्यों नहीं होना चाहिए। सीजन कहता है रिलैक्स्ड, मैं बात करके देखता हूँ डैड से। इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं। अब हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस तो बना हुआ था जहाँ पे उसके डैड और अंकल बहुत ज्यादा गुस्से तो हुए पड़े थे, बट फिर भी वांगजी भी हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ गांव में खबर भेज दिया गया था विंग के लिए कि उसे लेकर के आए। तो 2-3 बॉडीगार्ड गए हुए थे उसकी दादी को लाने के लिए। उसकी दादी भी सारा सामान घर जितना भी सब कुछ था वो सभी एक्स्ट्रा चीजें खाने पीने की सारी चीजें जियांग फेमियांग और यू को दे करके विंग के लिए वांगजी के लिए कुछ कुछ चीजें बांध बांध करके गाड़ी में बैठ करके वहां से आती है विंग के पास, क्योंकि विंग के लिए वो फैमिली मेंबर में इकलौती इंसान थी, कोई और नहीं था, दैट्स वाई। अब इधर उसकी दादी भी आ चुकी थी और जो हमारा विंग था वो भी आराम से सो रहा होता है। रात के टाइम पे जब वंगजी घर आता है तो उसकी दादी को वो लेके आता है। आते ही जब विंग को उठाता है तो उसके सामने में दादी थी। इसे देखते ही विंग रोते हुए दादी के गले लग जाता है। अब बहुत रोने लगता है। वंगजी को भी बहुत ये लग रहा था, मतलब सेंटी हो गया था वो। फिर उन दोनों को भरत मिलाप करने देता है, नीचे आकर के सभी के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करता है, करने के लिए बोल देता है। फिर वो ऊपर आकर के देखता है तो दोनों बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। वांगजी आते हुए कहता दादी आज से आप विंग का ध्यान रखेंगे ना? उसकी दादी हाँ में सर हिला देती है क्योंकि उसके पोते के अलावा कोई भी नहीं था। उसकी दादी वांगजी को और विंग को दोनों को आशीर्वाद देती क्योंकि उस दिन ऐसा सिचुएशन बन गया था कि वांगजी विंग को लेकर तो बस वहां से निकल ही गया था बिना कुछ तामझाम पूरा रिचुअल्स पूरा किए हुए। पर उसकी दादी काफी खुश थी। उसके बाद सब लोग नीचे आते हैं, वांगजी विंग उसकी दादी सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उसकी दादी उसी रूम में जाता है जिस रूम में पहली बार विंग सोया हुआ था, उस रूम में सो जाती है। अगले दिन से वांग जी विंग के साथ ही सोता था और बहुत कम ये क्योंकि 2 मंथ तक बोला था फिजिकल नहीं होने के लिए, दैट्स वाई। तो वो बहुत कम ऊपर से ही जो उसका मन करता है उसे टच करना है, उसे उसके वार्मनेस को फील करना, उसे होल्ड करना, तो ये सभी चीजें करता था और नॉर्मली वो सो जाता था। उस दिन से उसकी दादी विंग का ध्यान रखने लगी थी। 3 महीने तक वांगजी और विंग ने फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाया था। शादी के बाद, शादी के जो नाइट जो मनाया था उसके बाद उसने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था और शायद अबॉर्ट भी हो जाता बच्चा, मतलब अबॉर्शन भी हो जाता बच्चा का, दैट्स वाई। तो उसके बाद दादी उसका ध्यान रखने लगी थी। अब इधर कंपनी में भी उसके डैड वांगजी पे बहुत प्रेशर बना रहे थे और बोल रहे थे कंपनी छोड़ने के लिए, लेकिन वांगजी भी कम चालाक नहीं था। उसने जब सीईओ का पोस्ट लिया हुआ था तभी उसने बहुत सारे शेयर्स भी खरीदे हुए थे और अपनी खुद की एक नई कंपनी भी ग्रो कर दी हुई थी। उसके पास ऑप्शन तो था कि अगर वो कंपनी छोड़ेगा तो वो चला जाएगा। बहुत सारे डील उसने अपनी नई कंपनी में डाली हुई थी। जब उसके डैड ने उसे कहा कि तुम ये कंपनी छोड़कर चले जाओ, वांगजी ने अपनी नई कंपनी का पोर्टफोलियो दिखा दिया था जिसमें उसके पास 17 नए प्रोजेक्ट थे और जिसमें वांगजी ही काम कर रहा था। उसमें इस कंपनी का कोई मेंबर था ही नहीं। अब ये फायदा तो वांगजी को अकेले ही होने वाला था, लेकिन नाम पूरे लैंड फैमिली का होने वाला था, मतलब लैंड कॉर्पोरेशन का होने वाला था। एक तो ये हो जाता, ऊपर से कुछ इन्वेस्टर ना लैंड कॉर्पोरेशन में फंडिंग किए हुए था और इन्वेस्ट किया हुआ था। ये एक होता है डायनेमिक सिस्टम इन्वेस्टिंग का। अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कंपनी में जब हम पैसे लगाते हैं तो हम 1 रुपए 2 रुपए नहीं मिलियंस में पैसे लगाते हैं। तो अगर वांगजी अपने सारे शेयर्स लेकर के इस कंपनी से निकल जाता, मान लो अगर 20% भी होता, फिर भी कितना, मतलब 1% शेयर 1 मिलियन या 6 मिलियन के लगभग में होता है। 20% तो फिर भी कितना ज्यादा हो जाता है ना, ठीक है। तो दैट्स वाई उसके डैड को ना चाहते प्रेशर तो बना रहा था, पर वांगजी के वजह से उसके डैड को उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि अगर वांगजी निकल जाता तो बहुत नुकसान हो जाता, दैट्स वाई। ऊपर से उसके अंकल तो शौक ही हो गए थे कि वांगजी ने अपनी नई कंपनी भी बना रखी है, दैट्स वाई। वांगजी को 2 फायदा हो रहा था। एक तो वो कंपनी में भी रह रहा था, उसकी कंपनी ग्रो भी कर रही थी और उसे अपने फैमिली को मनाने का टाइम भी मिल जाता, दैट्स वाई। अब धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगा था। 7-8 मंथ हो चुका था और विंग का ना बेबी बम्प ना सो हो रहा था। वांगजी शाम को जब भी घर आता विंग के पैरों को मालिश करता, उसके बेबी बम्प पे हाथ रखता, उससे बातें करता, विंग को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि
जब से वो पैदा हुआ है तब से 19 साल के एज तक में उसने बस बहुत दुख झेले थे। उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया, गांव में खेत में काम करना, दादी के साथ घर में रहना, कभी कभी खाना ना मिलना, एक टाइम ही खाना, बहुत सारे दुख झेले थे। घर भी, अगर जब कभी बारिश बहुत होती थी तो घर वगैरह ना ऐसे ना खपड़े के बने होते हैं ना गाँव में, तो वो सब चूना, ये सब ना दुख ना विंग ना बहुत झेला हुआ था। लेकिन यहाँ पे जब से वो वांगजी की लाइफ में आया है तब से वांगजी ने उसे मतलब एकदम पलकों पे बिठा के रखा है, जैसे कि उसकी पूरी दुनिया ना विपरीत हो गई थी। हर वो सुख सुविधा, ऊपर से वांगजी का एक पैशनेट वाला किस, प्यार, वार्मनेस, सब कुछ। और अभी जब उसके पैर सूजे हुए थे, उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके कमर में दर्द हो रहा था, हेड बिल्डर की वाइफ, उसकी दादी, वो दोनों एनी टाइम विंग के साथ रहते थे उसकी देखभाल के लिए, उससे बातें करने के लिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, तुरंत तुरंत ना चीज़ें बदलती हैं। विंग को अकेला फील होने दे, क्योंकि विंग बहुत जल्दी इमोशनल होकर रोने लगता था अपने मम्मी पापा के लिए। तो कभी उसे चटपटा खाने का मन करता, तो कभी बहुत ज्यादा मीठा, तो कभी भर दिन सोया ही रहता था, ये सब इसी चीज की तरह। जब भी वांगजी आता वो उठ जाता और वांगजी के गोद में जाकर बैठ जाता बेबी की तरह। एक तो उसका खुद एक बेबी बम्प वाला बेली, ऊपर से वांगजी के गोद में जाकर छोटा सा पांडा नजर आता वो। बट फिर भी विंग हमेशा ऐसा ही करता, वांगजी उसके बालों को सहलाता, उसे टच करता, उसके बॉडी को टच करता। विंग को बहुत क्रेविंग होती थी कि वांगजी उसके साथ कुछ भी फिजिकल जैसा कुछ करे, पर वांगजी को पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा कुछ किया भी तो विंग को बहुत प्रॉब्लम होगा। विंग कितनी बार उसे ऐसे बोलने की कोशिश करता, पर शर्म आने की वजह से विंग कभी बोल ही नहीं पाता। वांगजी समझता था, इसलिए उसे टच करता था। वो उसके हैंड्स को लेके अपने पैंट्स के अंदर डालने के लिए बोलता, उसे टच करने के लिए, ताकि वो खुद को और विंग दोनों को सेटिस्फाइड कर सके। और वांगजी भी विंग के साथ सेम ऐसे ही करता। वो बस ऐसे ही करके खुद को सेटिस्फाइड कर रहे थे, फिजिकल नहीं हो रहे थे, क्योंकि वांगजी ना विंग को खोना चाहता था ना ही बेबी को। दैट्स वाई जब 9 मंथ का टाइम हो गया तो विंग ना अब बेड पर से उठा भी नहीं जा रहा था, कि एक तो कमर में इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी, पैर भी बहुत मोटे मोटे फूल गए हुए थे। और विंग जो था ना वो बहुत चबी लग रहा होता। वांगजी से कहता है, आज मैं अपने बेबी का छोटा सा बेबी सूट करने वाला हूँ। विंग को बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा है। तो फिर वांगजी, रात का टाइम था, अपने ड्राइंग वाले एरिया में, जो कि उसके बेडरूम में था, वहां पे एक चेयर था, उस पे विंग को कहता है इधर आने के लिए। विंग जाता है। विंग ने ब्लैक कलर का पजामा वेयर किया हुआ था। वांगजी जाता है, अपना शर्ट लेकर आता है। वांगजी का शर्ट ना विंग को काफी बड़ा हो रहा था, तो उसके दोनों शोल्डर से नीचे गिरा देता है। फिर बेली ना पूरा शो करते हुए उस पे ना ऐसे स्टाइल वे में बिठा देता है। विंग कहता है ये क्या है? वांगजी कहता है, मैं तुम्हारा खुद का पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ, दैट्स वाई ये पिक्चर हम लेने वाले हैं। तो विंग कहता है, पर मेरा पिक्चर, वो भी इस हालत में, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? वांगजी कहता है, मेरे बेडरूम में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं आता, तो कौन देखेगा? और मुझे देखना है अपने विंग को इस हालत में। उसके बाद वो ना उसका 3-4 पिक्चर्स निकालता है और वांगजी उसे देखते कहता परफेक्ट। विंग हंसते हुए उसके पास आता है और कहता है, आप भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते, इतना बोल कर। जैसे ही उसके करीब बढ़ने को होता है ना, कि कारपेट पे ना पैर पड़ जाता है, वो सीधे ना बूम से गिर जाता है, जिस वजह से उसके टमे में जैसे ना दर्द होना स्टार्ट हो गया था। वांगजी चिल्लाते कहता विंग, और ऐसे ऐसे उठाता और कहता है मुझे दर्द हो रहा है। ऐसे गिरने की वजह से ना थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा ब्लडिंग और साथ में पानी ना गिरना स्टार्ट हो गया था। वांगजी चिल्लाते हुआ सबको आवाज देता है। तो हेड बटलर भी आ गए थे, उसकी वाइफ भी आ गई। तो धीरे धीरे उसकी दादी सीधी चढ़ ही रही होती है, जब तक वांगजी विंग को गोद में उठाकर नीचे आता कहता है हमें हॉस्पिटल जाना होगा। फिर विंग को लेकर के सब भागते हैं हॉस्पिटल। उसकी दादी भी आई हुई थी, क्रिस भी आकर के डॉक्टर को बोलता है चेक करने के लिए। तो विंग को ओटी ले गया हुआ था सब, और ऑपरेशन चल रहा था। 9 मंथ चढ़ा ही था, अभी बचा हुआ था टाइम, बट चढ़ा हुआ था ये। अंदर जाते ही डॉक्टर बोल देते हैं कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, हमें ब्लीडिंग भी चढ़ानी होगी, तो हमें ब्लड का इंतजाम करना होगा। वांगजी सारे पेपर्स पे साइन वगैरह कर देता है और उसके बाद डॉक्टर को बोलता है बेबी और विंग दोनों को बचाने के लिए। डॉक्टर कहते हैं जी। अब जो डॉक्टर विंग को ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो डॉक्टर खुद अंदर जाता है और विंग का पूरा जो शेड्यूल था वो सभी चीजें चेक करते हुए देखता है। तो अभी भी 20 दिन बचे हुए थे बेबी होने में। बट होता है ना, पहले प्री डिलीवरी हो जाती कभी किसी की, या 7 मंथ 8 मंथ में, तो अब विंग गिरने की वजह से ऐसा हो गया था। फिर भी वो लोग कहते हैं हमें ऑपरेशन करके बेबी को निकालना होगा। वैसे भी ऑपरेशन करके ही निकालना था इन लोगों को।
वो लोग तैयारी करते हैं सभी चीजें का। तो 3 घंटे के बाद बेबी को वो निकालता है तो विंग बेहोश हो चुका था। सब लोग तो डर गए थे कि कहीं विंग को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन थोड़ी देर बाद विंग की पल्स रेट वापस से चलने लगी थी। अब बस विंग ना मतलब एकदम प्रेस लगाने की वजह से डायरेक्ट बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर थोड़े डर गए थे। बट फाइनली विंग भी ठीक था। बेबी को क्लीन वगैरह करने के बाद जब बाहर लेकर आते हैं तो वांग जी पहले पूछता है विंग ठीक है। डॉक्टर कहते हैं जी वो ठीक है, हाँ बेहोश है, बहुत ज्यादा वीक भी है, पर आप बेबी को संभालिए। इतना बोलकर उसे बेबी देता कहता है बेबी आपका बहुत ज्यादा हेल्दी है और बहुत अच्छा है। वांग जी अपनी कांपते हुए हाथों से ना बेबी को हाथ में लेता है, क्योंकि उसकी पूरी आत्मा जैसे मानो ना जू छोड़ के भाग गई थी। वो बस जानना चाहता था कि विंग ठीक है या नहीं, क्योंकि विंग को आते ही डायरेक्ट प्रेग्नेंट हो जाना है, देन उतना एक हस्बैंड को जो होता है या बॉयफ्रेंड या किसी को भी एक साथी के साथ में टाइम स्पेंड करना, तो उतना मौका उसे मिला ही नहीं था। और ये सारी चीज हो गई थी, जिस वजह से वांगजी उसको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव था। बेबी को देखते ही वो रोने लगता है, जिसके बाद मतलब अंकल जो थे उसकी वाइफ क्रिस दादी सब ना नीचे बैठ गया था वो रोते रोते। सब उसे पकड़ते हुए कहते सर वांगजी सर सब ठीक है। वांगजी कहता है दादी क्रिस ये मेरा बच्चा है मुझे यकीन नहीं होता। पर वी, वी, वो तो क्रिस कहते सर डॉक्टर ने कहा है ना अब ठीक है, आप चिंता ना कीजिए प्लीज सर, और रोना बंद कीजिए। पर वांगजी ना खुशी के मारे रोए जा रहा था कहता ये मेरा बच्चा है, देखो ये मेरा बच्चा है क्रिस, दादी ये मेरा बच्चा है। और वो ना ऐसे बोल रहा होता है। सभी लोग की आंखों में आंसू आ गए थे और सब लोग बहुत खुश भी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ सीजन ना सॉरी सीजन बोले क्रिस क्रिस ना सीजन को कॉल कर दिया हुआ था कि सर आई थिंक से आप लोग को हॉस्पिटल आना चाहिए, विंग सर हॉस्पिटल में है। तो पहले तो सब लोग ऐसे नाका नुकर कर रहे थे, लेकिन बाद में जांगचिंग रोते हुए कहता मुझे विंग को देखना है, मुझे लेके चलिए प्लीज। तो फिर बाद में सीजन जब उसे लेकर जा रहे होते हैं तो लैनी भी कहती है मैं भी चलूंगी। और जब वो जाने के लिए तैयार होते हैं तो पहले तो हमारे पापा जी बहुत गुस्सा करते नहीं जाओगे, हमारे खानदान का सवाल है, ये है वो है दिस दैट। पलानी कहती है अगर आपको नहीं जाना देखने के लिए अपने पोते को तो आप नहीं जाइए, आपको यहीं रहना है तो रहिए, पर मैं अपने पोते को देखने तो जरूर जाऊंगी। ये बोलकर लैनी जैसे ही निकलती लैलू कहती है भाभी रुकिए मैं भी जाऊंगी। अंकल किरण का टाइम फिर हो गया था। फिर लैलू लैनी लैंसीचन जियांगचेंग ये सब आने लगते हैं उसे देखने के लिए। और लीसी भी आई थी। थैन सिंह तो ये सुनते ही आग बबला हो गया था और कहता है आप कहाँ जाओगे, मुझे भी तो इसी दिन का इंतजार था ना। ये बोलते हुए कहता है ठीक है बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। उसके बाद थैन सिंह अपने कमरे में दांत पीस के रह जाता है। अब इधर अंकल और जो हमारे चेंगोजन थे वो नहीं गए थे हॉस्पिटल में। तो वांगजी को जब रोते हुए देखते तो सब लोग भाग कर आते, सबको लग रहा था विंग कहीं मतलब टपक तो नहीं लिया ना। तो भाग कर आता है और कहता है क्या हुआ है, और वांगजी रो क्यों रहा है। सीजन उसे उठाते कहते वांगजी विंग को क्या हुआ है। हाँ वांगजी ना ऐसे उसे देखता है सबको फैमिली वालों को और कहता है मॉम आंट। तो फिर उसकी मॉम कहती है विंग को क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो वांगजी। तो वांगजी कुछ बोलता उससे पहले क्रिस कहता सर वो ठीक है, वो अंदर ओटी में है। और वांगजी सर थोड़े से भावुक हो गए थे और कुछ भी नहीं। फिर उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है, सीचन भी गले लगा लेती है। फिर उसकी मॉम कहती है चलो बच्चा मुझे तो इधर दो। फिर वो ले करके देखती है जहाँ पे छोटा सा हमारा बेबी बॉय बहुत ही क्यूटली वो ऐसे ना सो रहा होता है। सीचैन वांगजी को कंसोल कर रहा होता है, लैन लू और लैनी दोनों देख रही होती है। जहाँ पे लू कहती है भाभी सच में ये तो वांगजी की तरह ही दिखता है ना। तो कहती हाँ तो वांगजी का बेटा है तो वांगजी की तरह ही दिखेगा ना, किसकी तरह दिखेगा, वैसे ये मेरा पोता है, बड़ा होकर ये मेरे तरह भी दिखेगा। ऐसे बोलकर वो दोनों दादियां अपनी देख रही होती है। इधर सीचेन वांगजी को उठाता है और उसे कंसोल करते हुए कहता है सब ठीक हो जाएगा। वांगजी थोड़ा सा सैंटी तो हुआ पड़ा था पर फिर भी वो काम डाउन होता है। उसके बाद में जब विंग को ओटी से बाहर निकाला जाता है भगजी ना उसके पीछे पीछे रूम में आ जाता है, जहाँ पे देखता है कि डॉक्टर कैसे उसे स्ट्रेचर से बेड पे डालते हैं और स्लाइन वगैरह लगाते हैं सब कुछ। विंग बेहोश था। भगजी उसके पास बैठते हुए कहता है जल्दी से होश में आ जाओ, मुझे तुम्हें दिखाना है अपना बच्चा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम बहुत बहादुर हो विंग, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा हमेशा। ये बोलते हुए वो वांगजी विंग को देखता है और कहता है और तुमने कहा था ना मुझे प्रोटेक्शन लेना चाहिए था, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरिता बोलकर उसके फोrehead पे किस करता है। थोड़ी देर बाद उस कमरे में सब लोग आते हैं जहाँ पे विंग को लेटा हुआ देखते हैं सभी लोग, और फिर बाद में सब उसे देखकर बाहर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब विंग को होश आता है तो वांगजी उसके बगल में ही था।
डॉक्टर विंग को चेक करके चले जाते हैं। फिर वांग जी बेबी को लाकर विंग को दिखाता है, जहाँ पे विंग रोते हुए कहता है ये हमारा बच्चा है जी। वांग जी कहता है विंग उसे देखते हुए भावुक हो गया था। वांग जी दूध का बॉटल उसके हाथ में देते हुए कहता है इसे पिला दो, ये अपनी मम्मा के गोद में जाने के लिए कब से रो रहा है ना। इतना बोलकर बेबी को ऐसे टच कर रहा होता है। वांग जी विंग को होल्ड किए हुए था। ये देखकर लैनी और लैन सीचेन जियांग चिंग सब बहुत खुश था। सब लोगों के निकल जाने के बाद जियांग चिंग उसके पास आता है, जहाँ पे ना गोद में अभी भी विंग ना बेबी को लेकर बैठा हुआ था। तो जियांग चिंग कहता है इधर दो। फिर वो ले लेता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना विंग। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। जियांग चिंग कहता है मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती थी, जब भी डैड तुम्हारे बारे में बात करते थे मुझे बहुत बुरा लगता था। तो विंग कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत सुनना पड़ा। तो जियांगचिंग कहता है इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी होना था वो तो हो गया ना। विंग कहता है वो तो है, पर डैड पापा जी क्या अभी भी नाराज है। तो जियांगचिंग कहता है विंग थोड़ा सा मायूस हो गया था, बट फिर भी कहता है कोई बात नहीं, वो बहुत जल्द मान जाएंगे मेरा दिल कहता है। इतना बोलकर वो बाबू को देख रहा होता है। अब जब छठे दिन जब विंग और इन सभी लोगों का डिस्चार्ज होने वाला था ना, तो जियांगचिंग और विंग और वांग जी, क्रेज, दादी साथ में थे, बाकी सब लोग चले गए हुए थे। तो सीचन उन लोगों को लेने के लिए आया था। डिस्चार्ज वगैरह पूरा कराकर जब वांग जी विंग और बेबी को लेकर बाहर आया हुआ था, वांग जी ने बेबी होल्ड किया हुआ था, विंग को भी। उसके बाद सारा चीज ना क्रेज लिया हुआ था, दादी को पकड़ा हुआ था और जियांगचिंग भी उसके साथ में था। तो सीचन कहता है वांग जी अब वक्त आ गया है घर चलने का। वांग जी कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। सीचन कहते हैं हाँ तुमसे मुंह लगाना बेकार है, चलो कार में बैठ जाओ। इतना बोलकर और वो सब लोग कार में बैठ जाते हैं। जब वो लोग वांगसियन आई मीन की वांग जी के मैंसन आते हैं, तो देखते हैं कि पूरा वांगसियन मैंसन ना सजा हुआ है। और क्रिस कहता है सर कैसा लगा। वांग जी कहता है ये सब तुमने किया। तो कहता मैंने नहीं किया सर, सरप्राइज है, अंदर चलिए। इतना बोलकर सब लोग अंदर आते हैं। तो ऑल फैमिली वाले पहले से ही थे, कुछ कुछ गेस्ट लोग भी आए हुए थे, जिसे देखकर वांग जी कहता है ये सब क्या है क्रिस। सीजन कहता है सब कुछ अभी जानना है, इसको हड़बड़ी मचा कर रखा हुआ, चलो जाओ ऊपर दोनों तैयार होकर आओ, अरे बेबी हमें दे दो। तो वांग जी कहता बट कहता दे तो दो, अरे इतना तो भरोसा रखो, हम तुम्हारे भाई है भाई। वांग जी का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो दे देता है। जहाँ पे जियांग सिंह मुस्कुराते हुए कहता है मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा विंग, चिंता मत करो, ऊपर जाओ तैयार हो जाओ। ऊपर आने के बाद वांग जी और विंग दोनों के लिए व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन कोट कोट रखा हुआ था। वांग जी ये देखता रहा, कहता अजीब है, इन लोगों ने हमारे लिए कपड़े भी सिलेक्ट कर लिए हैं। कहता ठीक है तुम ये पहन के आओ। विंग ये देखते हुए कहता पर मुझे ये पहनना नहीं आता। वांग जी हंसते हुए कहता है ये शर्ट और पैंट पहन कर आओ, इसे मैं पहना दूंगा ठीक है ना। विंग हाँ में सर हिलाता है। वो अंदर जाता है तो उसे दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, तो वो आहा करता है। तो वांग जी भाग कर आता है, क्या हुआ। वो देखता है ना ऐसे बैंडेज वाला पट्टी था ना, वो खुला हुआ था थोड़ा सा। तो कहता है रुको एक मिनट मैं दूसरा बदल दूं। फिर उसके पैंट्स को नीचे करके फिर उस बैंडेज को जो ऊपर से बंधा हुआ था, जो थोड़ा सा स्टिच रहता है ना, तो वो बांध दिया जाता है ताकि कमर बैठे तो वो बैठने पे स्टिच खोले ना। तो उसको ऐसे ठीक से पहले देखता है, फिर उस पूरे बैंडेज को हटा करके नया वाला चिपका के फिर उसको अपने से हैंड से रेडी करता है वांग जी। करने के बाद उसे कहता है चलो बैठो वहां आकर। फिर उसे कुर्सी पे बिठाता है ऐसे टिका करके, पीछे तकिया डाल करके, और फिर वांग जी रेडी होने चला जाता है। आने के बाद विंग से कहता है ये पेन किलर खा लो क्योंकि कुछ देर तुम्हें खड़ा रहना होगा। विंग वो दवाई ले लेता है और उसके बाद वांग जी फिर उसे अच्छे से रेडी करता है, जहाँ पे विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी से देखते हुए कहता है आज तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग खड़ा हो जाता है और उसके ऐसे ना कोट को पहनाते क्योंकि विंग को टाई बांध कोट पहनाते हुए उसे कहता है अब तो सब सही हो गया, अगर हमारे फैमिली वाले भी हमारे साथ होते तो अच्छा होता ना। वांग जी कहता तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी फैमिली हूं ना। विंग कुछ भी नहीं कहता और कहता इसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं। टाई पहनने के बाद नीचे वांग जी उसे लेकर के आ रहा होता है। जैसे वो नीचे आता है सभी को देखते हुए वांग जी और विंग दोनों सरप्राइज थे कि घर हॉल में ना उसके डैड और अंकल दोनों थे, जहाँ पे अंकल ना बच्चे को लेकर के और सभी को दिखा रहे होते एकदम दांत फाड़ के, ये देखो ये मेरा पोता है, ये देखो ये मेरा पोता है भाई, ऐसे करके ना बाकी जो गेस्ट आए हुए थे उन लोगों को वो दिखा रहे होते हैं। कुछ उनके ही जैसे और भी गेस्ट लोग थे, वो जो सभी ऊपर से जो बहुत बड़े जो रिचुअल मतलब कह सकते कि उनकी फैमिली में जो सबसे एजेड थे वो भी आए हुए थे, तो वो उनको भी वो दिखाते हुए बता रहे होते, जिसे देखकर वांग जी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाता है। फिर उसकी मॉम आते हुए कहती देखा अपने डैड को,
इतने दिनों से नाराज थे। पोता को देखते ही मन बदल गया उनका। हाँ, ऐसे ग्रीट की तरह रंग बदला इन्होंने। आश्चर्य वाली बात है, पर जो भी हो, अंत अच्छा तो सब अच्छा है ना वांगजी। वांगजी कहता है, बट मॉम, ये चमत्कार हुआ कैसे? सीचन आते हुए कहता है, ये चमत्कार तब हुआ जब हमने बेबी को लेकर के उन्हें दिखाने लाए थे। तुम्हें पता है, तुम जब तीसरे दिन ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे, हम हॉस्पिटल आए थे, तब विंग सो रहा होता है, उसका रेगुलर चेकअप हो चुका था, तो बेबी बहुत रो रहा था, उसे मॉम आ नहीं सकती थी, तो मॉम ने इन्हें भेजा था ये बोलकर कि बच्चे को दूध पिलाना है, और दूध खत्म हो गई, सारा सामान खत्म हो गया, लेकर जाइए जी। ना चाहते हुए भी डैड को मॉम का बात सुनना पड़ा था, क्योंकि मॉम अनसन पे जो बैठी हुई थी, और जब वो आए थे तो पोते को देखते ही पिघल गए थे। तो ये उसी का परिणाम है। वांगजी सीचन से कहता, का आप भी ना? कहता, आफ्टर रियल फैमिली वांगजी। वांगजी कहता है, उसके बाद फिर वो लोग प्रीस्ट के पास आ जाते जहाँ पे बेबी और सब कुछ सारा सामान रखा, पर दादाजी भी लाइक, अरे नहीं, हम भी इसका नामकरण करवाएंगे, तुम दोनों साइड हटो, भाई कौन हो तुम, हटो, चलो निकल जाओ। और खुद लेकर के बोलते हैं उसको, चलो सब कुछ शुरू करो, इसका नामकरण हमारे कहने पे ही होगा। वांगजी और विंग को भी अच्छा लग रहा था, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। फिर दादाजी सारी चीजों को, सब इनवलप को, हर एक चीज को टच करवाने के बाद प्रीस्ट, इसे बोलते हैं नाम सजेस्ट करने के लिए, और हमारे दादाजी चेंगोजिन इसका नाम रखते हैं लैंड सुजोई, और जो हमारे अंकल के रहते हैं उसका नाम रख देते हैं युवान। तो दोनों दादाजी का मन मुटाव ऑलरेडी खत्म हो चुका था, और जो हमारा विंग था वो बहुत ज्यादा खुश था। पार्टी ऑलमोस्ट गोइंग ऑन चल रही होती है और सभी लोग एक दूसरे के साथ में बात कर रहे होते हैं। विंग थोड़ा सा थका हुआ था, जिसकी वजह से वांगजी विंग को ऊपर बेडरूम में लाकर छोड़ देता है, और वो फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि जो हमारा वांगजी था सभी फैमिली वाले के साथ में बाकी अन्य गेस्ट को भी वो ऐसे मीटअप कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद फैंसिंग, जो कि इसी का मौका देखना चाह रहा था कि वो विंग को देख करके उसके पास आया, उसको साथ छेड़खानी करने के लिए, तो उसके पास आता है जहाँ पे विंग लेटा हुआ था। विंग को लग रहा था कि वांगजी है, और वो बोलने ही वाला था कि हस्बैंड, बट उससे पहले आंखें खुल जाता है, वो ऐसे खींच के बैठता, उठ के फटाक से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फैंसिंग कहता है, अब तो तुम्हारा बेबी भी हो गया, सब कुछ भी हो गया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा मेरी मदद करनी चाहिए? विंग ने बेड पे पीछे पीछे जा रहा होता है, और वांगजी कहता है, विंग कहता है, मेरे पास मत आइएगा, मुझे ये सब नहीं पसंद। फैंसिंग उसे कहता है, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, फिर तुम्हें मेरा खरूस भाई पसंद कैसे आ गया? हाँ, पीछे से वॉइस आती है, क्योंकि मैंने उसे पसंद किया है। वांगजी दरवाजा बंद करता है, और फैंसिंग, वो तो भाई तुम तो आज गए। वांगजी उसको आकर के 2-3 पंच, 4 पंच धर देता है। क्रिस को कॉल करके बुलाता कहता है, इसे सीधे यहाँ से बाहर फेंको, मैं नहीं चाहता कि आज के दिन किसी को कभी भी इस चीज के बारे में पता चले, और रही बात तुम्हारी, तो अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अंकल को और तुम्हारी मॉम को सारी सच्चाई बता दूंगा। मेरे कमरे में कैमरेज लगे हुए हैं, और दूसरी बात ये, आज तुमने जो छिचोरी हरकत करी है, जो करी है, आज के बाद तुम्हारा मेरे मैंसन में आना अलाउ नहीं है। तुम कुछ भी हो जाओ, तुम मेरे घर नहीं आओगे। हंसिंग हड़बड़ाते हुए कहता है, बट ब्रो, मैं तो बस भाभी से बात ही कर रहा था। रिंगविलक, नहीं जी, ये मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी को और छौंटा, 2 थप्पड़ और खींच, खा ले तू बेटा, नहीं खा ले तू। और कहता, उस दिन भी वार्न किया था ना, समझ में नहीं आ रहा है, उससे दूर रहो। हंसिंग कुट पिट जाने के बाद क्रिस उसे लेकर के सीधे बैक वाले रास्ते से निकाल करके उसे वापस से लैंड मेंशन भेज देता है, और वार्निंग दी जाती है कि इसके 1 किलोमीटर के रेंज में भी नहीं दिखना बेटा तुम, वरना तुम तो गए हो, सर जी तुम्हारा भरता रायता सारा बना देंगे। फैमिली वाली बात थी, दैट्स व्हाई वांगजी ने उसे बख्श दिया था, वरना कोई और होता तो पता ही है हमारा वांगजी तो उसका मुंडी उड़ा देता और कहता, कौन हो तुम? अच्छा, उसकी डेड बॉडी से पूछता, अच्छा तुम्हारा नाम फैंसिंग था? जस्ट लाइक ऐसे भाई था इसलिए छोड़ दिया। फिर वो विंग से कहता है, मैं यही हूँ। तो विंग कहता है, नहीं, अब वो चले गए तो आपको नीचे जाना चाहिए, वैसे भी सारे फैमिली वाले इतने टाइम बाद आए हैं, और मैं भी नीचे चलता हूँ, चलिए। ये तो बोल करके, और जो विंग था ना वो भी नीचे आ जाता है। अब उसे कमरे में दर्द हो रहा था तो वो सोफे पे बैठ जाता है, और ऑल फैमिली सारे लोग बातें बातें कर रहे थे, खाना वगैरह खा रहा था, और विंग ये सभी चीजें देख रहा था। तो फाइनली जितने भी लैंड मेंबर्स थे सब ने विंग को एक्सेप्ट कर लिया हुआ था। हमारे फैंसिंग ने कुछ ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया हुआ था, उसके लिए कुटा भी गया था वो। और वांगजी को ये सभी चीजें काफी अच्छी लग रही होती है। खाना वगैरह हो जाने के बाद सब फैमिली जब चली जाती है तो विंग बेबी को लेकर ऊपर आता है, और बेड पे सोया हुआ था। वांगजी उसके दादी से कहता है, दादी अब आप यहीं रहिए, आपका अच्छे से इलाज होगा, ताकि आप थोड़े दिन और जी सके और विंग के साथ टाइम स्पेंड कर सके। उसकी दादी गांव जाना चाहती थी, पर अपने पोते की वजह से वो मान जाती है,
और जैसा कि वांग जी ने कहा था, विंग और वांग जी दादी सबका वो ख्याल रखने वाला था। हेड बटलर और जितने भी लोग थे वो सब घर के काम करने में लगे हुए थे। क्रिस अपनी ड्यूटी पूरा करने के बाद जब जा रहा होता है तो वांग जी से एक वार्म हग करते हुए कहता है, अगर तुम नहीं होते तो आज तक मैं कभी भी कोई चीज सक्सेस नहीं हो पाता। क्रिस भी सैंटी हो गया था और उसे कहता, सर अगर आपने मुझे जॉब नहीं दिया होता, मेरी क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं थी, आपने मेरे बस टैलेंट के बलबूते पे मुझे जॉब दिया। वांग जी कहता है, डिग्री मायने नहीं रखती क्रिस, अगर तुम टैलेंटेड हो तो तुम सचमुच बहुत कुछ कर सकते हो और मैंने तुम्हें चुना था, ना कि तुम्हारी डिग्री को। इतना बोलते हुए कहता है, चलो जाओ रेस्ट करना, कल दोपहर के बाद हम ऑफिस जाएंगे, ओके ना। क्रिस हाँ में सर हिला देता है, देन वहां से वो चला जाता है। विंग बेबी को लेकर बैठा हुआ था तो वांग जिसके पास आते हुए कहता है, तो कैसा है मेरा हनी बनी दोनों। तो विंग मुस्कुराते हुए कहता है, आपका हनी और बनी दोनों अच्छे हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। वांग जी इसके नोज को स्लाइड करते हुए कहता है, पर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसे जल्दी से सुलाओ और मुझे कुछ और भी चाहिए। विंग उसे कहता है, तो मेरा तो ऑपरेशन हुआ है ना, मैं अभी तो ये सब कुछ नहीं कर सकता। वांग जी हंसते हुए कहता है, किसने कहा कि नहीं कर सकते? हाँ तुम नहीं कर सकते, पर मैं तो कर सकता हूँ। विंग कहता, पर मुझे दर्द होगा ना। वांग जी कहता, पैनिक किलर किस लिए है? विंग कहता, बट नहीं करना है ना। विंग कहता, लड़कियों वाली बॉडी तो है नहीं तुम्हारी जो तुम इतने नाटक कर रहे हो। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। हाँ उसे पता है अब इसने बोल दिया तो वो मानेगा नहीं, बट फिर भी वो कहता है वांग जी की, मैं तुम्हें अश्योर कराता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस मजाक कर रहा था। फिर वांग जी विंग को बाहों में भरता है। एक साइड बेबी सोया हुआ था पालने में, बेड पे वांग जी विंग को लेकर एकदम पसर के सोया हुआ था, जहाँ पे वांग जी के हैंड विंग की बॉडी पे चल रहे होते। और फिर पता ही है दोनों अपने अपने हैंड से खुद को सेटिस्फाइड करने वाले थे, क्योंकि जब तक विंग की पेन और ये सभी चीजें दूर नहीं होने वाली थी तब तक वांग जी विंग के साथ फिजिकल नहीं हो सकता था। हर बेचारा हमारा वांग जी एक तरह से सन्यास ही खत्म कर रहा होता है अपने आप को। दोनों ऐसे नॉर्मली जब सेटिस्फाइड कर रहा था, तब विंग कहता है कि मुझे ना पेन थोड़ा सा बर्दाश्त हो जाएगा, आप कर सकते हो। वांग जी उसकी बात सुनकर तो हाँ करके उसे देख रहा था, भी लाइक नहीं तुम बोलते भी हो ये सभी चीजें। तो विंग उसे कहता है, मैंने देखा है आपको, आप पिछले 9 मंथ से खुद को कंट्रोल किए हुए हो और अभी तो 8 दिन हो भी गए हैं, कोई बात नहीं, मैं पेन किलर ले लूंगा उसके बाद। वांग जी उसे कहता है, सोच लो। विंग कहता है, हाँ सोच लिया। वांग जी कहता है, नहीं बहुत दर्द होगा, तुम मेरे गोद में आ जाओ, ऐसे ना कमर पे कम असर करेगा। विंग को तो शर्म भी आ रही थी, बट हाँ वांग जी को सेटिस्फाइड करना विंग का पहला काम है, दैट्स वाई वो जैसे जैसे वांग जी बोल रहा था वैसे वैसे विंग कर रहा होता है। अब बेचारे विंग से हमारे हो तो नहीं रहे थे, पर वांग जी खुद ही उसकी मदद भी कर रहा था और वो सभी चीजें। और अच्छे बच्चे की तरह दोनों ने बस एक ही राउंड कंप्लीट किया और उसके ऊपर विंग लेटा हुआ था हाफते हुए। विंग उसे देखता है, जो कि उसे शर्म आ रहा था। वांग जी हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? विंग कहता है, आपको अच्छा लगा? वांग जी कहता है, बहुत लंबे टाइम बाद। फिर दोनों कहता है, ओ नो। तो वांग जी कहता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम कल डॉक्टर से बात कर लेंगे और सेफ्टी के बारे में पूछ लेंगे, है ना? विंग कहता है, मुझे दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होना। फिर वांग जी उसे कहता है, अभी थोड़ी हो जाएगा तुरंत, इसका भी टाइम प्रोसेस होता है ना। फिर जैसे तैसे करके वो विंग को बनाता है, देन फिर उसे प्यार से पुचकारते हुए उसके बाहों में अपने सर को रख देता है और सो जाता है, जहाँ पे दोनों एक नजर बेबी को देखते हैं, देन दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा वो दोनों साथ में रहेंगे और अपने बेबी का ध्यान रखेंगे, साथ में अपनी दादी का भी। विंग भी खुश था क्योंकि ऑल फैमिली मान चुकी थी और वांग जी भी खुश था क्योंकि उसे उसका प्यारा सा हस्बैंड छोटा सा उसे मिल गया हुआ था। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपकी कहे अनुसार मैंने स्टोरी बना दी है और आप लोगों को पसंद आई होगी। दुर्गाशर रॉय जो भी आई मीन मैंने शायद अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ उसके लिए सॉरी, बट यही नाम है। तो थैंक यू सो मच मुझे स्टोरी का टॉपिक और आइडिया देने के लिए। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग।